और मुझे आशा है प्यारे दोस्तों कि आपको वैलेंटाइन जी का जो भाग है सो बहुत ही पसंद आया होगा। और मुझे लगता है कि जो संख्याएं उन्होंने बताई वो बहुत ही अद्भुत थी और इतनी इतनी अद्भुत थी कि जो कंपनी है वो सभी लाभों को साझा करती है अपने सभी भागीदारों के साथ। और ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने कई भागीदारियों के साथ सभी लाभों को साझा करते हैं। वो लोग जो कि मूल्य समझते हैं हमारी कंपनी का। और क्यों मैं मूल्य के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग ऐसे हैं यहाँ जो हमारी कंपनी के सिद्धांत को समझते हैं और उस जीविका शैली को समझते हैं जो कि एंड्री होवरोटोव जी ने सभी के सामने प्रस्तुत की हैं। तो एंड्री होवरोटोव जी विशनरी हैं, वो हमारी कंपनी के सीईओ हैं और ये वो मानव हैं जो अपनी आंखों को बंद करते हैं तो वो 15% विश्व समुदाय का हमारी जनसंख्या में जुड़ता हुआ देखते हैं। और ये बहुत ही सरल हो जाता है किसी को भी चुनना जब 15% वैश्विक जनसंख्या आपका अनुकरण करती है तो आप किसी का भी चयन कर सकते हैं और किसी से भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी कंपनी बहुत बड़ी होगी तभी तो हम बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम ये समझे कि जो हमारी कंपनी है वो अपने आप में एक समुदाय है। केवल एक व्यक्ति ही योद्धा नहीं है हमारी इस समुदाय में, बल्कि हमें पूरे विश्व का 15% जन समुदाय हमें चाहिए कि वो सभी लोग हमारी कंपनी के साथ जुड़ के निवेश करें वित्तीय साक्षरता में, अपने स्वयं के ज्ञान में, जिसके माध्यम से वो वृद्धि कर सके और अपना आत्म विकास कर सकें और वो ये समझ सके कि हमारी कंपनी ने उनके जीवन में क्या मूल्य डाला है। और इसी प्रकार जो बहुत बड़े-बड़े नेटवर्कर्स हैं, पूरी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वो ज्ञान ही नहीं है, जिनमें वो समझ ही नहीं है कि वो कैसे अपने राजस्व का निर्माण कर सकते हैं। और वहीं एंड्री होवरोटोव जी सहायता करते हैं ऐसे लोगों का बड़े सारे पाठ्यक्रमों के साथ, जैसे कि एक निजी निवेशक का 8 नियम भी उन्होंने पाठ्यक्रम लोगों को सिखाया है, जिसके माध्यम से हम हमारी गतिविधि को अलग-अलग देशों में लागू कर सकते हैं एक पेशेवर निवेशक के रूप में। क्योंकि एंड्री होवरोटोव जी हमें वो ज्ञान देते हैं जिसके माध्यम से हम स्वयं को प्रशिक्षित करके वित्तीय रूप से साक्षरता और ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को एक अलग ही स्तर पे ले जा सकते हैं। वो हमें ये दिखाते हैं कि हम लोग खुद में निवेश करके अपना आत्म विकास करके अनन्य हो सकते हैं। और इसीलिए मैं आप सबको हमेशा ये कहता हूँ कि आप सभी को आभारी होना चाहिए हमारे सीईओ का, जो कुछ भी उन्होंने किया है इस बहुमूल्य अवसर को आप सबको प्रदान करने के लिए। और इस अवसर के माध्यम से आप सफल बन सकते हैं अपने जीवन में और आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं अगर आप प्रणाली का अनुकरण करें, अगर आप इवो रिच के सभी उपकरणों का उपयोग करें और साथ ही साथ जब आप समझें कि ये उपकरण काम कैसे करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा आपसे ये कहना चाहता हूँ और कहता भी हूँ कि एंड्रयू होवरोटोव जी सपनों के निर्माता हैं और जब वो बोलते हैं तो वो पूरे जुनून के साथ बोलते हैं और वो हमेशा हमें आने वाला सुनहरा भविष्य दिखाते हैं। वो हमसे हमेशा ये कहते हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कटघरे में डालकर उनको कहीं भी टटोले नहीं, बल्कि आप समर्थन करें हमारी इस कंपनी का। तो एंड्री होवरोटोव जी ये सबसे सर्वोत्तम मानव है जिनको हमने हमारी यात्रा में एक बहुमूल्य उपहार के रूप में प्राप्त किया है। और कई बार वो इतने भावनात्मक हम सबको कर देते हैं कि मेरे मैं तो भावुक होके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो एंड्री होवरोटोव जी कह रहे हैं, प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्कार है। आज का दिन बहुत अच्छा है, खास करके कजाकिस्तान वाले लोगों को स्वतंत्रता दिवस के लिए मैं लाखों बधाइयां देना चाहता हूं।
क्योंकि आज 16 दिसंबर है। और ये सभी नियमों का अनुकरण करते हुए 16 से 21 दिसंबर तक ये सबसे बढ़िया समय है जब आप बड़ी योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्यों के लिए सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें। और मुझे आशा है कि आप सभी मुझे बेहतरीन रूप से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो आप सभी को दोबारा से शुभ संध्या मैं कहना चाहूंगा और स्वागत करना चाहूंगा आज के सत्र में। केवल 14 दिन बचे हैं न्यू ईयर की शुरुआत में, 9 दिन बचे हैं क्रिसमस आने में। और क्रिसमस, ये सभी उत्सव आने से पहले से ही हम इनके जोश में पहले से ही आ गए हैं कहीं ना कहीं। और जो यूरोप है उसके लॉकडाउन से पहले लोग क्रिसमस ट्री खरीद रहे थे, उपहार खरीद रहे थे, और इंटरनेट पे भी काफी बिक्री हुई है। और इसलिए जो कुछ भी वैलेंटाइन जी ने आप सबके सामने घोषणा की है, वो आप ये मान लीजिए कि एकदम न्यू ईयर से ही संबंधित उपहार है। और पिछले साल हमने लगभग 9 लाख ट्रॉफी बोनस के रूप में सभी लोगों में आवंटित किए थे। और अगले साल का जो ट्रॉफी बोनस की योजना है कि हम लोगों को मासिक रूप से भुगतान करें, जैसे कि हमने पहले भी योजना बनाई थी। और ये इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो व्यवसाय है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर काफी विस्तार कर रहा है। और मैं आपके सभी सवालों का जवाब देना चाहूंगा सार्वजनिक एक्सचेंज के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में और सिक्योरिटी टोकन की बिक्री के बारे में। ये जो तीनों बिंदु हैं आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और जो यूजी पे बैक ऑफिस है वो बिल्कुल तैयार है सिक्योरिटी टोकन की बिक्री के लिए। और हम कोई भी त्रुटि को नहीं चाहते कि हमें उसका सामना करना पड़े। तो देखिए, मैं थोड़ा समय पहले थोड़ा बीमार था, कोरोना ने कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित किया, मैं संक्रमित हुआ उससे। तो अब मेरे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो गया है। मैं 3 या 4 दिन अस्पताल में भी रहकर आया हूँ। और मैंने काफी अध्ययन किया है कि क्यों ये जो कोरोना है ये क्यों उत्पन्न हुआ और कैसे फैला। 3 दिन के अंदर मैंने ये पूरा पढ़ लिया और मैं इस निष्कर्ष पे आया कि जो कोरोना वायरस है वो हमारा जो क्वांटम जेनेटिक सिस्टम है उसके माध्यम से मानव मानव द्वारा उसका निर्माण हुआ है। इसका ये मतलब है कि हम सबका जो आध्यात्मिक स्तर है वो काफी ज्यादा हमारा, जो हमारे अवचेतन मन है वो हमारा बहुत ज्यादा विकसित होना चाहिए। और इसलिए मैंने काफी विस्तार से पढ़ना शुरू किया ताकि ये जो बुराई है इस पे मैं विजयी पा सकूं। तो देखिए, जो कोरोना वायरस है वो वायरसेस को काफी पसंद करता है। और एंटी कोरोना वायरस अगर आप बनाना चाहते हैं तो जितने भी वैश्विक स्तर पे जो वायरस हैं वो आपको बिल्कुल नहीं परेशान करेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई जगह ही नहीं होगी। तो कई चीजें ऐसी हो रही हैं। जब आप अपने स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं तो उससे आपको काफी सहयोग मिलता है। और अगर खुदा ना खास्ता आप अगर संक्रमित हो जाएं कोरोना वायरस से तो भी आप चिंता ना करें, ये इतना भी भयानक नहीं है। आपको बस इसको सही रूप से इसका इलाज करना है, उपचार करना है।
और अगर ये आपको 2 या 3 बारी हो जाए तो वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शायद सही से आपका उपचार ना हुआ हो। तो आइए हम हमारे विषय के ऊपर आएँ कि कैसे जो ब्लॉकचेन और सिक्योरिटी टोकन का जो बिक्री है, ये सब आपस में तीनों बिंदु कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, एक्सचेंज का हमने निर्माण किया, हमने कंपनी को भर्ती किया ऑडिट के लिए, सार्वजनिक एक्सचेंज पे जाने के लिए, और जो ऑडिट है वो 1 या 2 दिन का समय नहीं लेगा। एक प्रारंभिक ऑडिट हमने चालू किया था, और मेरा ये हमारी ये एक हमारे मन में ये चिंता थी कि ये कैसे होगा, और उन्होंने ये बोला कि इसका जो 70 से 80% है इसको ट्रांसफॉर्म करना है, और खास करके जो साइबर सिक्योरिटी परेशानियां हैं उससे ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो पब्लिक एक्सचेंज है उसके अंदर जो विकास करने वाले सभी विशेषज्ञ हैं, हो सकता है उन्होंने जानबूझ कर कुछ ऐसी चीजें करी जो किसी भी विशेषज्ञ को नहीं करनी चाहिए, और जिसकी वजह से हमारा एक्सचेंज काफी ज्यादा वल्नरेबल हो गया। और जो पैसा है जो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, उसकी मांग ज्यादा हो गई, और एक व्यक्ति को ये पता चला कि अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है, और उन्होंने इसका खुलासा किया। तो मुझे ये नहीं पता कि ये इग्नोर करने की वजह से हुआ, या कुछ ऐसे लूप होल्स का निर्माण किया गया, गलती से हुआ या कैसे हुआ, मेरे को ये नहीं पता। लेकिन ये अच्छी बात थी कि हमने इंटरनल एक्सचेंज का उद्घाटन पहले से ही सितंबर में किया था, जिसकी वजह से हमारे में एक अनुभव आया था, और इसीलिए हमने निर्णय लिया था कि हम साइबर सिक्योरिटी के तहत एक्सचेंज को गुजारेंगे और सुरक्षा जांच पूरी कराएंगे, जिसके बिना अगर हमने इसको शुरू कर दिया तो इसमें बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये हमारा एक अच्छा विकल्प था, निर्णय था। तो ये जो ऑडिट कंपनी है फिलहाल, वो हमारी साइबर सिक्योरिटी का निर्माण करेगी, ताकि जितने भी हैकर्स हैं उनके पास एक भी मौका ना बचे इसको हैक करने के लिए। और जब भी हम प्रवेश करें पब्लिक एक्सचेंज पे तो हैकर्स हमारा कोई भी नुकसान ना कर पाए। तो हमने जो फिनटेक है उसके अंदर हमारे सभी भागीदारों के साथ हमने चर्चा की है। उन्होंने हमारी भुगतान प्रणाली का निर्माण किया है जिसका नाम ग्लोबल यूनिट पे है, और ये बिल्कुल ठीक रूप से किया गया है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अगर कोई कीड़ा आता है या वर्म आता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है और तुरंत उसको मार डाला जाता है। और अगर मान लीजिए फिर भी कीड़ा एक कमरे में आ जाए तो दूसरे कमरे को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में काफी ज्यादा घुटन भरा माहौल हो जाता है। और हम लोग फिलहाल ऑडिट की प्रक्रिया में हैं। जनवरी में हमने वादा किया था आपसे कि ब्लॉकचेन और जो सार्वजनिक एक्सचेंज है उसका उद्घाटन किया जाएगा, और 11 जनवरी से जो टेस्ट सेल है क्रिप्टो टोकन की उसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसके लिए हमने कुछ जांचकर्ताओं को भर्ती किया है, और हमारे जो सपोर्ट सर्विस हैं उनको भी हमने जो भी भुगतान प्रणाली है उसकी सभी लोग जांच करेंगे, और इसको सक्रिय किया जाएगा 5 से 7 जनवरी 2021 को सक्रिय किया जाएगा। और जहां तक भुगतान प्रणाली का सवाल है, वो सुविधाजनक रूप से इतना नहीं चल पाया, पर हमने सभी लोगों को भर्ती किया, उनको हमने वेतन भी दिया, लेकिन उन्होंने इसका नुकसान कर दिया, और इसकी वजह से हमें एक और सप्ताह देना पड़ गया ताकि हम नए निदेशकों को तलाश करें, उन्हें दोबारा से भर्ती करें। तो इसकी वजह से हमने बहुत ही ताकतवर पेशेवर लोगों को और कंप्लायंस ऑफिसर को भर्ती किया है अंततः, और वो लोग जिम्मेदार लोग हैं, और जो वेरिफिकेशन है उसकी उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो आपके इंडिविजुअल होंगे व्यक्तिगत रूप से, और लीगल एंटिटीज के रूप में स्थापना यानी वेरिफिकेशन के माध्यम से गुजरेंगे। तो जो भुगतान प्रणाली है वो बिल्कुल कार्यक्षमता में है। फिलहाल हम उसकी जांच कर रहे हैं, और हम इसको इस तरह से कर रहे हैं
कि वो जितने भी नेता हैं या जितनी भी कंपनियां फिलहाल आपस में जुड़ी हुई हैं, वो पहले काम करें, पहले आए, और ताकि ओवरलोड ना हो जाए हमारा रेगुलेटर, क्योंकि जितनी भी प्रक्रियाओं को हम कर रहे हैं, खास करके जो उपयोगकर्ताओं की वेरिफिकेशन से ताल्लुकात रखती है, उसको हम रेगुलेटर को ठीक से समझाएं और हम टाल सकें इस बात को कि एक सप्ताह के अंदर कहीं हमारे पास 10,000 लोग ना आ जाएं और वो एकदम से संतुलन खराब ना करें। तो न्यू ईयर से पहले और न्यू ईयर के बाद में हम इसे सुगमता से या सरलता से आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जनवरी से हम जो सेल है उसको आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद में जो उसके एक सप्ताह के बाद जो ब्लॉकचेन है जिसका हमने वादा किया है 19 से 20 जनवरी, और जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, जब ब्लॉकचेन का जब उद्घाटन हो जाएगा और वो लोग जो तैयार हैं बेचना और खरीदना सीआरयू टोकन का, क्योंकि ब्लॉकचेन में ऐसे कई खाते हैं जहां पर आप एक टोकन को बेच सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, और किसी भी वॉलेट में आप उसका हस्तांतरण कर सकते हैं, और ये पीयर टू पीयर बिक्री नहीं है। और यहाँ पर एक्सचेंज को शुरू करने की बात की गई थी मार्च से, जहां लोग पीयर टू पीयर बेच सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और अगर आप जल्दबाजी में नहीं है तो आपको जरूर इंतजार करना चाहिए क्रिप्टो एक्सचेंज के उद्घाटन की यानी लॉन्च की, और वहां पर आपको CRU/USDU यूएस डॉलर, जो कि हमारा स्टेबल कॉइन है, एक यूएस डॉलर के बराबर, तो उसको हम शुरू करेंगे। और फिलहाल हमारी योजना है कि हम 4 जो जोड़े हैं उनका उद्घाटन करेंगे, USDU और UNTB, और फिर बिटकॉइन, CRU और इथीरियम। और अगर आपने समाचारों का अनुकरण किया होगा जो कि 1 घंटा पहले डाला गया है या छापा गया है, तो जो बिटकॉइन है वो 20,000 के मूल्य को पार कर गया है, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु हो सकता है, जो ये दर्शाता है कि अब बिटकॉइन जो है वो छलांग मारेगा और ज्यादा। और जैसे कि पहले ही भविष्यवाणी 2017 में की गई थी कि ये 1 लाख पार करेगा, लेकिन उस समय उसमें काफी घाटा हो गया। लेकिन अब 2021 में हम ऐसी स्थितियों को भी देखेंगे जहां इसमें वृद्धि हो। क्यों? क्योंकि जो आपातकालीन स्थिति है वो जनवरी पिछले साल शुरुआत हुई, सभी आपातकालीन स्थितियों की, और जहां पे मिस्टर बाइडेन जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट बने, और ये जो आपका क्राइसिस है ये आगे बढ़ा चलता रहेगा, और मेरे ख्याल से ये आने वाले 2 या 3 सालों तक भी खिंच सकता है। और अगर आपको याद हो द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में 1929 में जो हुआ था, और ये जानबूझ के किया गया था ताकि जो भी व्यवसाय है वो फाइनेंशियल एम्परर से छीना जा सके, और इसकी वजह से जो लोगों का अवचेतन स्तर है वो काफी ज्यादा उसमें गिरावट आई, और अब वैसी ही स्थितियां दोबारा से बनने जैसा कुछ माहौल लग रहा है। लेकिन मैं फिर भी मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि इन आपातकालीन स्थितियों में भी जो भी हमारी टीम है सभी नेताओं की, वो इसको कहीं ना कहीं इसके साक्षी है, और हम लोग सभी ऐसी आपातकालीन स्थितियों के लिए हमने पहले से ही ये देख लिया था कि ऐसी दिक्कत भविष्य में आर्थिक तंगी आने वाली है, और इसीलिए जो वर्ल्ड सीआरयू है, ये जो टोकन है, इसको बहुत जल्दी ट्रेड किया जाएगा, और आने वाले 3 महीना के अंदर ये एक ऐसी स्थिति में होगा जहां जहां पे बिटकॉइन और इथीरियम है, और उसके 1 साल के बाद जब वर्ल्ड सीआरयू को ट्रेड किया जाएगा, तो जो न्यूनतम शुल्क है वो
$10 होगा एक्सचेंज पर। और जहां तक आप पूंजीकरण की बात करते हैं, वो भी उसमें भी बहुत वृद्धि होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे टोकन है वो अलग कैसे हैं बाकी टोकन से, क्योंकि जो हमारे टोकन है वो वास्तविक संपत्ति से बैक्ड अप है। तो आप एक हाथ से ये कह सकते हैं कि देखिए हमने काफी ज्यादा तो नहीं किया, 1.5 मिलियन प्रतिवर्ष किया है 70 मिलियन लगाने के बाद। तो एक साल के अंदर हमने केवल 10 मिलियन और जोड़ा, जो कि मतलब 20 मिलियन से थोड़ा कम हमने और जोड़ा। तो 74 मिलियन से 1.5 मिलियन को डिवाइड करके हम गुणा कर दें 100 से, तो हमें 2% यानी 2% प्रति वर्ष मिलता है। और ये औसतन यानी एवरेज संकेतक है किसी भी यूएस कंपनी का। यूएस कंपनियों का 1.9 होता है या 1.2% होता है प्रतिवर्ष। यानी कि ये जो ब्याज है ये बहुत कम रहता है बाकी कंपनियों का, लेकिन हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। और 2021 के लिए जो हमारे लक्ष्य हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों हम फिनटेक के अंदर निवेश कर रहे हैं। और हम इसे पूर्ण रूप से इसका नियंत्रण करेंगे, और ये बिल्कुल आपकी गारंटेड आय है, और जिसके बारे में वैलेंटीन जी ने आपसे पहले ही बात की है। वो स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं और वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे हमारे ग्लोबल यूनिट पे के, और बहुत जल्द वो अपनी भूमिका को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं बहुत ही रोमांचित हूँ, बहुत ही उत्सुक हूँ कि उन्होंने ये पद को संभाला, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर पद है। क्योंकि सभी जो भुगतान प्रणाली है, सभी सभी जो भुगतान है वो हमारी भुगतान प्रणाली के माध्यम से होंगी। और जितने भी बाकी भुगतान है वहां पे हमने 10% का निवेश किया पैसा प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब आप अपने बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान करते हैं तो आप 4% और देते हैं। तो हमने और 6% डाला, तो कुल मिला के ये 10% हुआ, और ये अपने आप में देखिए बहुत ज्यादा है। और जो सबसे ज्यादा अधिकतम दर है बाकी कंपनियों के लिए वो 8% होगा इस क्षेत्र में। और हमारी कंपनी के लिए सबसे अधिकतम ये 6.5% होगा। लेकिन क्योंकि ये एक भुगतान प्रणाली है, और जब आप इस तक पहुंच बनाएंगे तब आप ये देखेंगे कि जब आप निजी निवेशक अकादमी में जाते हैं या इवो रिच ग्रुप में जाते हैं, किसी और परियोजना को देखते हैं हमारे बैक ऑफिस में, तो जो भुगतान प्रणाली है वो केवल यही भुगतान प्रणाली होगा ग्लोबल यूनिट पे, जो कि आपको उपलब्ध होगा। और ये जो भुगतान प्रणाली है ये सक्षम बनाएगा हम सबको पैसा कमाने के लिए और लाभांश कमाने के लिए। तो बाकी जो भुगतान प्रणाली है उसका उपयोग करके हम केवल पैसे को खर्चते हैं। यहाँ तक कि जो विड्रॉ हम करते हैं कार्ड से उसमें भी कमीशन आपसे शुल्क लिया जाता है, 4% का जो शुल्क है सो लिया जाता है। और ये अपने आप में एकदम एकदम अलग प्रणाली है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी स्वयं की आय कमाएंगे। और अगर औसतन रूप से हम देखें तो हमने गणना की और हमने ये देखा कि आपको बिल्कुल आपके लिए मुमकिन हो पाएगा कि आप अपने बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सके और रेगुलर पेमेंट सिस्टम से भी भुगतान कर सके। तो हमने ये देखा कि आप काफी ज्यादा पैसा बचाएंगे जब आप बैंक कार्ड से भुगतान करते हैं, तो ये सीधा आपके खाते में आता है। लेकिन हम फिर भी इस विकल्प को कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 10% लगेगा जो कि आपके लिए रोलिंग स्टॉक की तरह होगा 120 दिनों के लिए। और यही तो वो करते हैं, अधिकतर वो 180 दिन के लिए इसे करते हैं। और वो क्या करते हैं, बस इसे फ्रीज कर देते हैं और उसको बस पकड़ के रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शायद उनका पैसा है जिसे वो रोक सकते हैं, ताकि वो कोई भी किसी भी घोटाले से बच सकें। लेकिन ये जो प्रणाली है ये हमारी भुगतान प्रणाली होगी और कोई भी इस पैसे को होल्ड नहीं करेगा। तो चाहे आप हमारी कंपनी को निजी निवेशक अकादमी से आते हैं या सिक्योरिटी टोकन से आते हैं या डिजिटल डबल से आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं हमारी कंपनी
में, इवोरिच में आपको हस्तांतरित किया जाएगा हमारी भुगतान प्रणाली से, और आपको केवाईसी की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो कि बहुत सरल होगा। आपको बस सेल्फी लेना है अपने पासपोर्ट के साथ, अपने सर को दाएं और बाएं घुमाना, और इस प्रकार से बस सरलता से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और जो ग्लोबल पास है वो सभी जोखिमों को टटोलेगा। अगर आप अगर आप ईस्टर्न यूरोप में जाते हैं या किसी और देश में जाते हैं तो मीडियम रिस्क होगा, और जो सार्स देश हैं उसके अंदर बड़ा जोखिम होगा। तो जो बड़े जोखिम वाली देश हैं उसमें 6.5% कमीशन है, लेकिन आपके पास अपने खुद का बैंक का खाता होगा। और जब लोग मुझसे पूछते हैं या मुझे बोलते हैं कि एंड्रे, हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास साफ पैसा है, जैसे 2 मिलियन 3 मिलियन, और वो बस तैयार है निवेश करने के लिए, जैसे ही सुरक्षा टोकन का उद्घाटन होगा, तो क्या वो निवेश कर पाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। और धन्यवाद है हमारी भुगतान प्रणाली का, जिसकी वजह से कोई भी पैसे को फ्रोज यानी फ्रीज नहीं किया जाएगा, और आप अपने खुद का बैंक खाता खोल पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि बजाय कि आप पैसे को थर्ड पार्टी में डालें, आप उस पैसे को अपने स्वयं के बैंक खाते में डाल पाएंगे, लेकिन एक अलग भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हुए। तो इसलिए कोई भी जो पैसा है वो फ्रीज नहीं होगा किसी भी गैर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया के तहत या किसी भी और घोटाले की वजह से। तो जो कमीशन है वो 1 से 1.5% तक लिया जाएगा, और ये जो कमीशन है ये भी आपकी भुगतान प्रणाली को ही दिया जाएगा। और हम क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्लॉकचेन को और बिक्री जो है सिक्योरिटी टोकन को, उसका उद्घाटन करना चाह रहे थे 1 नवंबर को। और हम सभी चाहते थे कि उसके लिए हमारे पास $1 मिलियन का टर्न ऑफर मिले सिक्योरिटी टोकन के लिए एक न्यू ईयर तक। और 20 से 1 लाख बिलियन डॉलर तक कम से कम हम बिक्री कर सकें, और जो 50% है उस बिक्री का वो खरीद में लगे, संपत्ति की खरीद में। और फिनटेक के साथ हम लोग बहुत पैसा कमा पाएंगे। जैसे मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूं, जब हम 1 मिलियन बिक्री उपलब्ध करते हैं 1% बिक्री करके पेमेंट सिस्टम से, तो जब आपको $1 बिलियन प्रति माह मिलता है, तो जो 1% अगर आप कमीशन लगाएं उसमें, तो ये 10 मिलियन आपको प्राप्त होगा, जिसमें से जो 80-85% है वो हमारे पास आता है, क्योंकि ये हमारी भुगतान प्रणाली है। और जो 15% है वो बोनस के रूप में आवंटित किया जाता है, प्रतिनिधि शुल्क के रूप में और टैक्सेशन के रूप में, और 80-85% जो है वो कंपनी के लाभ में गिना जाएगा। तो अब बस आप कल्पना करें, जो भी वोटिंग प्रणाली है उसके आधार पर जो कुछ हिस्सा है वो प्रॉफिट बोनस के रूप में बांटा जाएगा, लाभांश के रूप में। और इसके बाद हमारे पास तरलता इंश्योरेंस इक्विपमेंट है हमारे क्रिप्टो एक्सचेंज फिएट के लिए, जिसको हम शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहले इसको हम शुरुआत में थर्ड पार्टी बनाएंगे, और इसके बाद हम अपने खुद का फिएट क्रिप्टो एक्सचेंज पॉइंट बनाएंगे, और ये हमारी प्रारंभिक योजना में शामिल था। और खास करके जब हमने जो सेल्स वॉल्यूम है, हमने जब उसके बारे में सोचा कि हम इसको उपलब्ध करेंगे, तो हम एक भौतिक बैंक के माध्यम से गुजरेंगे, ई बैंक के माध्यम से नहीं। क्योंकि जो शुल्क है आपके ई बैंक की वो 50 मिलियन यूरोस है, और इस बैंक की 10 से 15 और शाखाएं होंगी। और ये जो फिनटेक परियोजना है, हम इसको हमारी फाइनेंशियल ग्रुप के अंदर शामिल करेंगे। और जब हम इन सभी प्रणालियों के साथ काम करेंगे, तो हमें यकीनन एक गारंटेड आय प्राप्त होगी बिक्री वॉल्यूम से कम 1% तक। तो 1% आने वाले पैसे के लिए, और 0.51% बाहर जाने वाले पैसे के लिए, आउट गोइंग मनी के लिए। तो जब भी कोई पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करेगा अपने किसी और खाते में, तो वो जैसे कि लीगल एंटिटीज हो, बोनस विड्रॉ करने की अगर वो कोशिश करें, तो इसमें एक और चीज है कि आने वाले समय में ये बिल्कुल पारदर्शिता रूप से यानी ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा, और सभी जो हमारे भागीदार हैं वो बोनस प्राप्त करेंगे। और हम
और वो लोग अपने सभी बोनस को अपनी कानूनी आय के रूप में दिखा पाएंगे और उन सबके अपने बैंक खाते में वो प्राप्त होंगे और आप उसका बिल्कुल उसको दावे से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस पैसे के लिए आपको टैक्स यकीनन आपको भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी एक स्थिति हमारे नेताओं के साथ भी हुई थी। और लोगों जो वहाँ की सरकार है उन्होंने उस व्यक्ति को 72 घंटे के लिए लॉक कर दिया था, लॉकअप में डाल दिया था। और फिर उस व्यक्ति ने अपनी कहानी बताई और अंत में यह पता चला कि उस व्यक्ति ने पैसा तो खूब कमाया लेकिन कर का भुगतान नहीं किया, यानी टैक्स का भुगतान नहीं किया। और 72 घंटे के लिए जब उसको बंद किया तो हो सकता है उसे कोई चेतावनी दी हो, या हो सकता है कि कोई उसके लिए कानूनी केस उन्होंने खोला हो। तो मैं सही से तो नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैं ये नहीं ढूंढ पाया कि उसको क्यों मतलब किस सटीक कारण से उसको बंद किया है जेल में। लेकिन फिर भी और मेरे को हमने इतनी अपने वकीलों से बात की है और शायद चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन आपको अपने कर तो आपको देना ही चाहिए। हाँ, आप कर की चोरी ना करें, लेकिन आप अपने करों को बचा तो सकते हैं, अपने आयकर को बचा तो सकते हैं। जैसे कि मैंने किया हुआ है कि मैंने इस तरह से एक प्रणाली बनाई हुई है कि मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ रूस में। और उसके बाद मेरे वकील ने मुझे बताया कि मैं अगर नई कंपनी को मैं अगर पंजीकृत करता हूं, तो मुझे कोई भी कर या आयकर देने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में जरूर एक पल ऐसा आएगा जब आप बहुत खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन जो आपका आयकर विभाग होगा वो आपके अकाउंट को जाकर फ्रीज कर देगा और उसके बाद वो आपसे प्रश्न पूछेगा। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जब आपके पास $100 मिलियन टर्नओवर हो अगले साल के लिए, तो और हम लोग अपने खुद के बैंक होंगे 5 देशों के अंदर, तो हम लोगों को ये चीज पूर्ण रूप से ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम अपने आयकर का प्रबंध कर सकते हैं, ताकि आयकर विभाग वाले हमें बहुत ज्यादा तंग ना कर सकें। और आपको नेटवर्क से बोनस की आय मिलेगी, और भी आपको आपके जो आय के स्रोत हैं वो भी आपको उसमें से भी आय आएगी। तो आपको उनका प्रबंधन करना जरूरी है। आपको प्रॉफिट बोनस मिलेगा, आपको डिविडेंड आय मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी चीजें करने से पहले आप ये देखें कि आपका जो आयकर विभाग है वो कैसे काम करता है। आपको ये देखने की जरूरत है कि आपको किस किस आय के अंतर्गत किस आपको आयकर देना पड़ेगा और कितना प्रतिशत देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर एमएलएम में जो आपको आय आ रही है उस पे कितना आपको आयकर देना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अगर किसी कंपनी के प्रतिनिधि नहीं हैं, तो आपको आपको अगर डिविडेंड मिल रहा है प्रॉफिट बोनस से, तो आपको बताना पड़ेगा अपनी आयकर विभाग को। पहले तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी आय बढ़ती जाएगी तो ये आयकर विभाग आपकी तरफ आकर्षित होगा। तो अगर आप ये माने कि अगर हो सकता है कि अगर आप देखें, जैसे हमारे हमारी अगर हम लोग अपनी कंपनी की बात करें, तो हमारे जो हम लोगों ने हमारा जो भुगतान प्रणाली है, अगर हम लोगों ने उसके अंदर भुगतान किया $100 मिलियन का, तो 1 मिलियन जो हमारी आय होगी, तो 1 मिलियन आय के अंदर अगर हम लोग वोटिंग करेंगे, और वोटिंग करने के बाद हमें ये बोला जाता है कि हम जो 2,97,000 है वो हम लोग अपने भुगतान प्रणाली से ही देंगे। और कहीं मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो भी आय कमाती हैं लेन देन से। तो जब भी आप क्रिप्टो वॉलेट को आप टॉप अप करेंगे या उससे भुगतान करेंगे, तो आपको कुछ हिस्सा जो है, जो आपको कमीशन के रूप में एक्सचेंज को देना पड़ेगा। तो अगर आपकी एक्सचेंज के अंदर $100 मिलियन का टर्नओवर है, हर रोज का लेन देन है, तो आपकी जो कमीशन है वो बहुत अच्छी बन जाएगी।
और 2021 में हम यही चाहते हैं कि हम लोग अपने खूब सारे एड्यू कैफे भी खोलें। हमारा जो बिजनेस प्लान है, व्यवसाय की जो योजना है, उसके अंदर भी हम लोगों ने ये बात कही है कि हम लोग एड्यू कैफे रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, और हर एक रेस्टोरेंट के अंदर हम लोगों को कम से कम 2 लाख डॉलर, 2,000 डॉलर की आय हर एक रेस्टोरेंट से होगी। और 3 महीने के बाद हम बात करें तो कम से कम 5,000 की आय तो हमारे पास होगी होगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एड्यू कॉफे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि उसमें कितना भी जो सेल्स वॉल्यूम होगा, तो मुझे लगता है कि हम लोग वहां से, अगर हम, जो हमारा हिसाब है, हम 50% अपनी जो सेल्स है, जो बिक्री है, वो हम बढ़ा सकते हैं। तो हर एक रेस्टोरेंट जो है हम लोगों को 8,000 से 10,000 डॉलर देगा, तो हम लोग ये अपने डिविडेंड आय हमारी बन सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि जो भी ये जो आय प्राप्त हो रही है, आपको अपनी आय के ऊपर कर देना चाहिए। तो कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे जो भी आय हो रही है उसको ऐसी जगह से मुझे दीजिए, या ऐसी जगह पर लेकर जाइए जहां पर मुझे कर ना देना पड़े। तो दोस्तों, इस विश्व में, इस धरती के ऊपर वाकई ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आपको कर अपनी आय पर ना देना पड़े। तो अब लोग जो थे वो मुझसे बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो जो आपको लाभ होता है उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। अब आपको ये जो है, आपको क्रिप्टो एसेट्स या अपनी क्रिप्टो परिसंपत्तियों के ऊपर भी आयकर देना पड़ेगा, और आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपके पास आय कहीं से भी आ रही है, किसी भी स्रोत से आ रही है, तो आपको आय का कर देना पड़ेगा। और आपके देश में जैसे भी आपके कानूनी नीतियां हैं, उनके हिसाब से आप अपने जो कर हैं उनका प्रबंधन कर सकते हैं। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने इस तरह से प्रबंधन किया कि जो आयकर विभाग है उसको आपको रिफंड देना पड़ता है। तो आपको ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी, ये सब चीजें आपको बात करनी पड़ेगी अपने वकील से, वित्तीय विशेष वित्तीय विश्लेषण से, वित्तीय विश्लेषक से। तो आपको ये सब चीजें बात करनी पड़ेगी। तो आज की तारीख में, अगर मैं, मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका में है, और वो वाकई में वो उसका बहुत अच्छा प्रबंधन कर रहा है अपने करों का। आपके उनके पास एक बहुत बड़ी नौका है, कार है, घर है, लेकिन उन्होंने वाकई में प्रबंधन इस प्रकार से कर सका है कि जो जो सरकार है उनके ऊपर कोई आयकर लगा ही नहीं सकती, और ये कानून के दायरे में रहकर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा भुगतान प्रणाली था जिसके बारे में मैंने आपसे बात की, और मैंने आपको बताया कि हम अपने भुगतान प्रणाली से कितना कमा सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने अपने हमारा जो हेज फंड है, हम उससे भी बहुत अच्छी आय कमाएंगे, जो कि अगले साल जून में शुरू होगा। और ये भी आपका एक वित्तीय बाजारों के हिसाब से गारंटीड आय का स्रोत बनेगा। तो दोस्तों, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं से जो कि विशेषज्ञ हैं हेज फंड्स की, और हम लोग बात कर रहे हैं उन कंपनियों से जो चाहते हैं कि अपनी परिसंपत्ति को डिजिटलाइज करें, और क्रिप्टो करेंसी या टोकन्स जो हैं वो जारी करें। तो दोस्तों, काफी चीजें हमारी परियोजना के अंतर्गत हैं। अब हम बात करते हैं यूएनटीबी टोकन्स की। तो यूएनटीबी टोकन्स भी हमारे बड़ी मांग में होंगे, और अभी के मूल्य जो है वो 1 सेंट्स का है, लेकिन बहुत शीघ्र, यानी कि अगले साल हो सकता है कि एक यूएनटीबी आपका $4 या $5 तक पहुंच जाए। और आपको जो यूएनटीबी है, अगर आपको याद हो, तो आप यू जो आपकी जो जो यूएनटीबीज हैं आप प्राप्त करते हैं डब्ल्यूसीआरयू को स्टेक करके। तो आप अपने सीआरयू को स्टेक करें, यूएनटीबी आपको मिलते हैं जो कि मांग में होंगे। तो हम लोगों ने कुछ बदलाव किए हैं अपनी निवेश की रणनीति के अंदर, और हम लोग अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करेंगे उन उत्पादों के ऊपर जिनके अंदर हमें गारंटेड आय मिलती है। तो आपको एक उदाहरण देता हूं मैं।
जब हम लोग क्रिप्टो फिएट एक्सचेंज पॉइंट बना रहे थे, और उस प्लान के अंतर्गत जो टर्नओवर थी, जो वॉल्यूम थी, एक्सचेंज की जो वॉल्यूम थी, वो 100 मिलियन प्रतिदिन के हिसाब से हमने बात की। और अगर उसके हिसाब से देखें तो हमें आय भी खूब होगी, और हम लोगों को ये पूर्ण रूप से, हम लोगों को गारंटीड आय पाने के लिए हम लोगों को तरलता को सुनिश्चित करना पड़ेगा, और ये सुनिश्चित जो है ये हम लोगों ने की है, और इससे हमें काफी अच्छा कैपिटल गेन भी होगा। तो दोस्तों, हम लोगों को कम से कम, अगर मैं बात करूं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या निवेश के ऊपर जो रिटर्न है वो 10% के आसपास रहेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ शब्दों की ही बात नहीं है, ये वाकई में हो सकता है। तो आप जब भी सुनिश्चित करते हैं कि आपके एक्सचेंज में लिक्विडिटी है, तो आपको जो है लाभ भी होता है। अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं, और गूगल करके आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो एक टोकन है वो तरल, अगर टोकन तरल होगा तो उससे क्या फायदे होते हैं उस टोकन को, और उससे आय कैसे बढ़ती है। तो इसीलिए अगर आपको किसी भी करेंसी को, अगर या किसी भी करेंसी को आपको विनिमय करना है, उसको एक्सचेंज करना है, तो उसकी तरलता का आपको सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सुनिश्चित आप करते हैं कि ये तरल है, तो तो इसका मतलब ये है कि जो भी खरीद फरोख्त हो रही है एक्सचेंज के अंदर, वो बहुत आराम से हो रही है। जब मैं छोटा था तो मुझे इसके बारे में पता चला, और जैसे कि मुझे याद है कि मैं पोर्ट से जाकर जब मैं डॉलर को रूबल में बदलता था, तो डॉलर को रूबल में जब बदलता था उस समय मुझे कुछ रेट मिलता था, और अगर जब मैं रूबल को वापस डॉलर में किसी एक्सचेंज में बदलता था तो उससे मुझे कुछ आय होती थी। तो ये उस समय मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मुझे $5 मैंने आय कमाई थी अपनी, और ये पहली आय थी जब मैं विनिमय करके ये मैं कर रहा था करेंसी का। और उस समय 1998 में रशिया में ये बहुत बड़ी आय थी। तो ये जो था, ये खरीद फिरौत का मेरे लिए मूल था। इससे ये आप कह सकते हैं कि मैंने का खा गा जो सीखा था खरीद फिरौत का, ट्रेडिंग का, ये मैंने वहीं से सीखा था। तो अच्छा, मैं कहाँ था? हाँ, मैं बात कर रहा था कि वित्तीय संस्थाएं जो हैं वो बहुत आपको एक सुनिश्चित करती हैं कि आपको गारंटेड आय मिलती रहे। और अगर आप इसी क्षेत्र के अंदर निवेश करते हैं और दिमाग लगाकर निवेश करते हैं तो आपको वाकई फायदा होगा। पर कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई मुझे कहता है कि देखिए, आप बैंक में काम करते हैं और मेरे पास डॉलर्स हैं, तो आप कितना मुझे डॉलर्स के बदले में देंगे? और मैं कहूंगा कि ये रेट मैं आपको दूंगा। तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपको ये क्यों चाहिए? तो वो मुझे बताते हैं कि मैं किसी और पार्टी को ये पैसे देना चाहता हूं, तो ये मुझे जो है वो दूसरे बैंक में ये पैसे जमा कराने पड़ेंगे। और ये जो बैंक के अंदर ही जो लेन देन चलता रहता है, एक बैंक से उठा के दूसरे बैंक में जमा करना, इसमें 20 से 25% जो है वो बैंक कमाता है। और इसीलिए जो बैंक है उसकी जो आय है वो बढ़ती है, और ये वाकई एक बहुत अच्छा आय का तरीका है। तो मैं कभी सोचता हूं कि इतना ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक हम लोगों को क्यों पैसे देता है? क्योंकि ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, ये उनको पता होता है कि उनको अंदर से अंदरूनी जानकारी होती है कि शुक्रवार की रात को डॉलर इतने पे बंद होगा, और सोमवार को सुबह में जब डॉलर खुलेगा तो उसके दौरान में वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। और ये इनको इसलिए पता होता है क्योंकि उनको अंदर की इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो चीज है ये हर जगह चलती है। और इसीलिए जब मुझे याद है मैंने अपने पहले $5 कमाए थे तो मैंने इसी तरीके से कमाए थे।
और मैं यही कहूंगा कि जब हम लोग बड़ा सोचते हैं तो हमारे जब अपने बैंक होंगे तो हमारे जो बैंक होंगे वो एक दूसरे के साथ लेन देन करेंगे। और जो बैंक हैं वो दो तरीके से आय कमाते हैं। पहले तरीका क्या है? पहले वो लोगों को लोन देते हैं और लोगों को लोन देकर वो उनसे पैसे कमाते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं करना चाहते। हम लोग बस ये चाहते हैं कि हम लोग अपनी कंपनियों को पैसे दें दूसरे देशों के अंदर, और जो हम लोगों को उससे लाभ होगा वो हम लोग अपने नेटवर्क के अंदर आवंटित करेंगे, हम उसको अपने नेटवर्क के अंदर बांटेंगे। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर कुछ भी लेन देन कर रहे हैं वो आपके अपने बैंक में हो रहा है, और जो आपके लेन देन से आय हो रही है वो वापस आपको प्रॉफिट बोनस के रूप में मिल रही है। तो दोस्तों, हम लोग ये सब चीजें जरूर करेंगे। और मुझे पता है कि हमारी जो प्रतिस्पर्धा है अगले 10 सालों में किन लोगों से या किन संस्थाओं से होने वाली है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने ही ग्राहकों को पुरस्कृत करना पड़ेगा। अगर हम अपने ग्राहकों को पुरस्कृत करके खुश नहीं कर रखेंगे तो हम इस खेल से बाहर हो जाएंगे। और मैंने पिछली बार भी बोला कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अपने ग्राहकों को खुश नहीं रखना चाहती हैं। अली बाबा वो डिविडेंड नहीं देना चाहते हैं। इस समय उनके पास इतना पैसा है, 2016 से 2018 में उन्होंने खूब पैसा कमाया, लेकिन वो जो है वो पैसा अपने ग्राहकों के बीच में बांटना नहीं चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स को नहीं देना चाहते, वो उनको डिविडेंड नहीं देना चाहते, वो ये करना ही नहीं चाहते, वो अपनी आय को बांटना ही नहीं चाहते हैं, उसको साझा ही नहीं करना चाहते हैं अपने ग्राहकों के साथ। वो कहते हैं कि आप हमसे और शेयर लीजिए। हम कहते हैं कि हमें शेयर नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये समझ पा रहा हूं साफ तरीके से कि अगले 10 साल के अंदर वो कंपनियों से हमारी प्रतिस्पर्धा होगी जो हमारे जो अपने ग्राहकों को खुश रखते हैं। फेसबुक ने उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो वो फेसबुक लिब्रा टोकन बनाना चाहते थे, और उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजोन और किसने और टेक कंपनियों ने भी कोशिश की कि वो अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहें। और ये कंपनियां वो ऐसी कंपनियां हैं जो ग्राहक की मांग का ध्यान रखती हैं। और जो एसईसी है उन्होंने उसको लिब्रा को उन्होंने उसको खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले पैसे ग्राहकों से उठाए और उसके बाद वो एसईसी के पास गए, जो कि सही तरीका नहीं था। पर मुझे लगता है कि फेसबुक जो है वो इस विचार को जाने नहीं देगी कि उनको अपनी क्रिप्टो करेंसी चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में फेसबुक हमारी एक सीधी प्रतिस्पर्धा होगी और बनेगी। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं और फेसबुक जो है वो क्या करना चाहते हैं? वो जो करना चाहते हैं वो अंत में वो करेंगे ही, और वो हमारे सीधे प्रतिस्पर्धी बनेंगे। लेकिन हम लोग उनसे काफी आगे होंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा अपनी आय जो है वो साझा करेंगे। जैसे कि आपने वैलेंटीन की रिपोर्ट में देखा, हमने एवेंटी से पैसे कमाए क्योंकि हमारे पास $5 लाख हमारी आय हुई थी, और वो हमारे पार्टनर्स के पास वापस जाएंगे। तो एपीआई की अगर बात करें तो हमारी एक रीब्रांडिंग की प्रस्तुति होगी 19 दिसंबर को। और उस 19 दिसंबर की प्रस्तुति के अंदर मैं आपको पूरी योजनाएं नहीं बताऊंगा अकेडमी की बारे में, लेकिन मैं वो आपको 19 तारीख को बताऊंगा। और हम लोग जो भी शिक्षा के क्षेत्र में करने जा रहे हैं वो किसी भी कंपनी ने नहीं किया। और जो कंपनियां करना चाहेंगी वो 2022-2023 में अपना आईपीओ जरूर चालू करना चाहेंगी। तो आपको हमारे योजनाओं का पता होना चाहिए। हम लोग भी अपनी अपना आईपीओ शुरू करना चाहेंगे, और ये शायद 10वीं सालगिरह तक हम कर भी लेंगे, अपनी कंपनी की 10वीं सालगिरह तक। तो 19 तारीख को दोस्तों, मैं आपको सारी योजनाएं बताऊंगा एपीआई के अंतर्गत। तो आपको वहां पे मौजूद होना है। तो मैंने अब आपको क्या क्या बता दिया? मैंने ब्लॉकचेन के बारे में बता दिया, और क्या बात की?
जो लोग योजना बना रहे हैं कि अपने टोकन्स को सस्ते में बेचना, मुझे नहीं पता कि जब हम लोग अपने एक्सचेंज खोलेंगे तो उस समय मूल्य क्या होगा, शायद 20 सेंट्स का होगा। लेकिन 20 सेंट, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 20 सेंट तक मूल्य रुकेगा नहीं। मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन और उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे जो निजी निवेशक हैं और जो संस्था निवेशक हैं, बड़े निवेशक हैं, वो सीआरयू का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो सीआरयू को फिर स्टेक करेंगे 8% में या 2.5 के ऊपर, और उसके बाद मूल्य जो है वो बढ़ेगा और हम लोग उसको नीचे नहीं लेके आ पाएंगे। और जो ये मूल्य है, अगर आप लोग उसको बेचना चाह रहे हैं बहुत जल्दी और बहुत सस्ते में, तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आप ये मान के चलें कि आपके पास एक ऐसी मुर्गी है जो कि आपको सोने के अंडे देती है, और आप ये जान लें कि ये जो सोने के अंडे हैं, उनमें से भी मुर्गियां निकलेंगी और वो भी सोने के अंडे देंगी। तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप पहली सोने की मुर्गी को ही बेचना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा विचार है। तो अगर आपको गोप्रो में मेरी जो, अगर आपको याद हो, जो मैंने भाषण दिया था गोप्रो के अंदर, और लोगों ने जब मुझे सुना और उन्होंने ये देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और वो वाकई जान पाए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो मेरे दिल के करीब है। और हमारा जो पेशेवर नेटवर्क है वो ही सिर्फ ऐसा नेटवर्क है जो कि निवेश करता है, जो अपने आप अपनी बढ़ोतरी सुनिश्चित करता है, जो कैपिटल गेन्स प्राप्त करता है। तो मुझे याद है, मैंने आर्मेंट के बारे में आपका उदाहरण दिया था। उन्होंने 6 साल पहले $1,000 अपनी शिक्षा के ऊपर उन्होंने निवेश किया था, और इन 6 सालों के अंदर उन्होंने $2 मिलियन कमा लिए हैं। तो दोस्तों, अगर 2 मिलियन को अगर आप 1000 से भाग करते हैं, तो आप उसको 6 से गुना करते हैं, और उसको आप देखेंगे, उसको और गुना करें 12 से, और उसको बाद उसको गुना करें 30 से, और ये आपको प्रतिदिन के बारे में बता देगा कि आप कि आर्मन जो है वो उन्होंने हर दिन कितना कमा रहे हैं। तो आर्मन खुद आपको बताएंगे। लेकिन मैं बताऊं कि उनकी जो परिसंपत्तियां हैं, वो उन्होंने जो 6 साल में कमाए हैं, तो वो अलग हैं। इन जो उन्होंने कमाए हैं, तो उनकी परिसंपत्तियां जो हैं वो काफी हैं, और वो काफी अलग हैं जो उन्होंने इतने 6 सालों में कमाए हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आर्मन जो है वो तो अलग तरह के हैं, और जो आर्मन जैसा तो कोई भी नहीं, अद्वितीय हैं। तो मैं कहूंगा कि वो भी आप ही की तरह थे, और मीला सर्जिकोवा एक और उदाहरण, ये आप ही की तरह थे। और ये लोग जो हैं, ये लोग बहुत बढ़िया लोग हैं, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय हैं। और ये वाकई हमारे लिए एक संपत्ति की तरह है, हमारी परिसंपत्ति की तरह है। और मैं इनको परिसंपत्ति इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं 15% 15% विश्व की जनसंख्या तक हमें पहुंचना है। और मैं जब सोने लगता हूं तब भी मैं अपने आप को यही बताता हूं, और जब मैं जागता हूं तब भी मैं अपने आप को यही बताता हूं। और आजकल तो मुझे स्वप्न जो है वो भी मुझे 15% अपने विश्व की जनसंख्या के ही आते हैं, तो जो ये मेरा लक्ष्य है, और ये आपका भी होना चाहिए। तो चलिए, आइए कुछ हम लोग गणित करते हैं, और आप एक पेन ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए, और आप देखें कि क्लाइंट नेटवर्क क्या है। तो जब आप देखें कि अगर आपके पास 2 बिलियन लोग हैं, 2 बिलियन लोग जो हमारे बाजार का इस्तेमाल करेंगे, यूगेन का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे कि केटी मॉल जो हमारी मार्केट प्लेस है, जिसके अंदर हम लोगों ने निवेश किया है, तो औसतन हमारा जो बिक्री वॉल्यूम होगा वो एक या $10 प्रति व्यक्ति के हिसाब से होगा। तो अगर आप 2 बिलियन को डालते हैं, गुणा करते हैं 10 से, तो ये 20 बिलियन प्रतिदिन के हिसाब से होगा। और ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का, यानी कि इकोसिस्टम का हिस्सा होगा। तो यानी कि अगर आप बात करें तो
$1 पे 10 सेंट्स। लेकिन देखिए बहुत सारी और भी बिक्री होगी, जैसे कि कोई लोग सुपरमार्केट जा रहे हैं, या कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, या लोग जो हैं वो भौतिक दुकानों पर जा रहे हैं, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होंगी। हमारे पास दोनों उपभोक्ता और निवेशक होंगे। और अगर आप इसको 20 बिलियन को अगर आप 365 से आप गुना कर देते हैं, तो आप देखें कि क्या क्या परिस्थिति तंत्र में क्या आपका राशि आ रही है। तो औसतन आप देखेंगे कि आपके परिस्थिति तंत्र के अंदर अगर वो $10 अगर हर रोज खरीदते हैं, और उसके बाद उसको 5 बिलियन से आप गुना कर देते हैं, तो $50 बिलियन हो गए ये। हर दिन की सेल, हर दिन की बिक्री। तो ये आपकी औसतन टर्नओवर हो सकती है अलग अलग क्षेत्रों में से। और इसको आप 30 से गुना कर दीजिए, जो कि आपके महीने के दिन हैं। और उसके बाद 70 बिलियन टोकन, जो कि हमने जारी करने हैं, 70 बिलियन टोकन आप उससे भाग कर दें। मैं फिर बताऊंगा, हम लोगों ने 80 बिलियन टोकन जारी करने हैं, लेकिन 10 बिलियन टोकन जो है वो तरलता के लिए जो तरलता सुनिश्चित करेंगे, तो ये अलग से होंगे। तो आप गणना कीजिए ना। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी आय होगी आपकी। ये आपकी, अगर मुझे लगता है कि $3 से $5 प्रति टोकन के हिसाब से होंगी। और अगर ये 5 बिलियन लोग हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होंगे, तो हम लोग मांग को भी, हम लोग जो है हम हम मांग को भी प्रभावित कर सकते हैं। और हम लोग जब ये प्रभावित कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसा भी प्रभाव डाल सकते हैं कि हम देशों के अंदर निवेश कर सकते हैं। देशों के अंदर क्यों, देशों में निवेश कर सकते हैं। और उस समय हम लोग अपने परिस्थिति की तंत्र में जितने भी लोग हैं, हम लोग आपस में बातचीत करके हम लोग 10% अपना जो लाभ है उसको बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में हम लोग निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मांग को प्रभावित कर सकते हैं, आय को प्रभावित कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये दोनों तरफ से जीत का डंका बजाएगी। और क्योंकि हम लोग सहमालिक हैं इस पारिस्थितिकी तंत्र के, तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल जो मानवता है ये इसी चीज के ऊपर आएगी, और इसी पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर आएगी, चाहे हमारे साथ आए या किसी और कंपनी के साथ आए। ये दूरदर्शिता मुझे 10 साल पहले पता चल गई थी। मुझे पता था कि ये किस तरह से जो जो विश्व है वो किस तरह से बदलेगा। और ये दूरदर्शिता मुझे पता थी, और इसी हिसाब से हम लोग जो हैं, हम लोगों ने अपनी कंपनी का आधार डाला है। हमें पता है कि ग्राहक को जब तक फायदा नहीं होगा वो आपके साथ नहीं रुकेगा। और यही इस समय यूएसएसआर या रूस में हुआ, संयुक्त रूस में हुआ, और बहुत सारे देशों में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां पर देश जो है अपने लोगों का ध्यान नहीं रख रहे। इस समय ऐसी जगहें, ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर जो जीवन शैली है वो इतनी ज्यादा महंगी है कि वहां पर लोग अपनी जीवन शैली को ही प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, और वो इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि वो अपनी जीवन शैली को वो एक स्तर पर रख सकें। तो हमारा जो और हमारे जो प्लान्स हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, हम लोग ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, जो कि वित्तीय मंच एक ऐसा बनाना चाहते हैं जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो खुद बना सकते हैं। आप अपना वर्चुअल पोर्टफोलियो खुद बना सकते हैं, उसके उसका परीक्षण कर सकते हैं। और परीक्षण करने के बाद जब आपको लगे कि फायदा हो रहा है, तो आप असलियत में भी निवेश कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम लोग अगले साल से काम करेंगे। और मेरी योजना है कि ये जो प्लेटफॉर्म या ये जो मंच है, इसको हम लोग जून अगले साल तक लॉन्च कर दें। तो देखिए, रूस में अगर हम लोग
निवेश में बात करें तो ये इस तरह से होगा जैसे रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स में या अमेरिका में है। तो आप देखेंगी कि ये इंग्लैंड में भी, यूके में भी रॉबिनहुड का जो मंच है वो काफी लोकप्रिय है। और हमारा जो है ये भी पूरे विश्व के लिए, रशिया के लिए ये एक लोकप्रिय वित्तीय मंच बनेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग जो गोप्रो वक्ताओं के रूप में आगे गए थे, उन सभी ने, मतलब कई ऐसे भी वक्ता थे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात की, लेकिन उनमें से किसी ने भी निवेश के बारे में बात नहीं की। केवल एक ने ही बात की। तो 2021 बहुत ही महत्वपूर्ण साल होने वाला है। आप सभी को अपने लक्ष्यों पे, अपने सपनों पे केंद्रित होकर सोचना है। हमें एक बहुत बड़ा देश के रूप में, एक समुदाय के रूप में बनना है। और मेरा लक्ष्य है कि हम $100 बिलियन तक अपनी पहुंच बनाएं। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, अगर अगर हमारे पास कम से कम 15% लोग हमारी संरचना में हो जो कि ऐसे हों, जो बड़ी सोच रखते हो, बड़े सपने देखते हो सकता है आपने कभी $1 मिलियन के बारे में शायद सपना भी ना देखा हो। तो कल्पना करिए, अगर आपके पास $1 मिलियन हैं और आप उसे खर्चने की तैयारी कर रहे हैं, और आप कल्पना करें कि आप कैसे वो जो $1 मिलियन है उसको खर्चेंगे कैसे। और मिलियन आप तभी कमाते हैं जब आप उसकी कल्पना करते हैं, और अगर आपको पता होता है कि हम इसे कैसे खर्चेंगे। हर कोई मिलियनेयर बनना चाहता है। लोग बोलते हैं, अरे बिटकॉइन $20,000 का है, कितना अच्छा होता ना अगर मैं इसे $5,000 पे खरीदता, तो कम से कम मैंने 400% इसमें से लाभ कमाया होता। लेकिन ये देखिए, लाभांश आय नहीं है, ये केवल वो आय है जो आप केवल बिक्री और मांग के अंतर से आप अर्जित करते हैं। पर हमारा लक्ष्य क्या है? हम जीवन पर्यंत लाभांश कमाएं। हम लोगों को लाभांश प्राप्त करने के लिए अग्रसर करते हैं, ना कि अंतर से लाभ कमाना। पूरे साल के लिए हमारी एक योजना रहेगी सारांश बैठक की, और हम प्रस्तुति का निर्माण करेंगे आने वाले 4 सालों के हमारी विजन के लिए। हम आपको दिखाएंगे कि किन क्षेत्रों में हमने हमारी जड़ें फैलाई हैं और किन क्षेत्रों में हम निवेश करने जा रहे हैं। और वैसे आपको मैं बोलूं तो हमारी बैठक एक आयोजित हुई थी बेसाल्ट प्लांट के साथ, और वो अभी से तैयार हो गए हैं पहले रॉ मटेरियल का निर्माण करने के लिए, पहले उत्पाद का निर्माण के लिए जिसे आप रीबार के नाम से भी जानेंगे। और इसको स्केल अप करने के लिए शायद हम और भी ज्यादा निवेश करें। और इसमें कुछ और भी ऐसे प्री ऑर्डर हैं बसाल्ट से, जैसे कि पाइप्स हैं या हाई प्रेशर वेसल्स हैं। तो जो बसाल्ट तकनीक है वो एक विषय है हमारी दिलचस्पी का और हमारी चर्चा का, और हम बिल्कुल सुरक्षा टोकन का भी उद्घाटन करेंगे अलग रूप से बसाल्ट के लिए। और जो निवेशक है वो सक्षम हो पाएंगे खरीद करना सुरक्षा टोकन बसाल्ट परियोजना के। और भारत मेरे ख्याल से एक क्षेत्र होगा जहां पर हम हमारे बसाल्ट प्रोडक्शन को शुरुआत करेंगे। शायद मार्च या अप्रैल में ऐसा होगा। हम दुबई पहले गए और वहां पे एक बहुत ही समृद्ध कंपनी के साथ हमारी बात हुई, जो कि कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं शामिल थे, और वो शायद पूरा दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर के 35% के लिए शायद जिम्मेदार है। और उन्हें बहुत अच्छा लगा बसाल्ट प्रस्तुति के बारे में जान के। और जो हमारे बसाल्ट भागीदार हैं वो वहां जाएंगे मार्च अप्रैल में, और दुबई फैमिली के लिए, दुबई परिवार के लिए एक प्रस्तुति का निर्माण करेंगे। और बहुत शीघ्र हमारी एक बसाल्ट फैक्ट्री हो गई, या तो ओमान में या दुबई में, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा बेहतरीन डिपॉजिट्स हैं बसाल्ट के। तो इसलिए हमें वहां पे अगर हम फैक्ट्री लगाते हैं तो हमें यातायात पे शुल्क को खर्चना नहीं पड़ेगा। और अरेबियन के बारे में अगर आप हम बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके लिए भी हमें शुल्क देना है, और उसमें काफी जरूरत पड़ेगी
सामग्री के लिए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए ही नहीं बल्कि बाकी चीजों के लिए भी। तो कजाकिस्तान में वो लोग फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं, और जिसकी वजह से विलंब हुआ है हमारे हीरा उत्पादन के लिए बिक्री में। और साथ ही साथ दिसंबर में हमारा जो पहला फिल्म का ट्रेलर है वो शुरू किया जाएगा। जो नूरलान है सीईओ, उन्होंने हमें बिल्कुल सुनिश्चित किया है इस खबर के लिए। और फिर जनवरी या फरवरी में इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मलेशिया को। और इसलिए शायद भारत के या चीन के बाजार में तो आपने सभी प्रदर्शन देखे हैं अलग अलग हमारी उपकरणों के, खंडों के। तो अगर आपको पैसा मिलता है तो आपको खुश होना चाहिए, और अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है तो आप बड़े पैसे के साथ भी खुश रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा मिले बड़ा मिले, आपको खुशी रहे होनी चाहिए कि हाँ कुछ हमें लाभ मिला। तो इसी तरह से प्रॉफिट बोनस को भी आप लीजिए, चाहे वो कितना ही हो, ज्यादा हो या कम हो, आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये पैसे के लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, ये पैसा आप घर बैठे बैठे आप प्राप्त कर रहे हैं, और इसके लिए आपको आभारी होना चाहिए। और 1 जनवरी को हम अगली स्टेज पे 40 सेंट पे होंगे, और फरवरी में ये 50 सेंट होगा प्रति टोकन के हिसाब से। और मेरे ख्याल से यूजी पे ग्रुप बैक ऑफिस का जब उद्घाटन होगा उसके बाद भी ईआईपी में सीआरयू अंक शामिल होंगे केवल 10 दिन के लिए, और उसके बाद ईआईपी के अंदर सीआरयू अंक का देना हम बंद कर देंगे, क्योंकि जब हम लोग जितने भी निवेशक हैं जब वो यूजी पे में जाएंगे तो वेरिफिकेशन के लिए कई दिन लगेंगे, और फिर टॉप अप करने के लिए भी कुछ दिन लगेंगे, और इसीलिए कुछ दिन अ, ऐसे शामिल किए, इसलिए कुछ दिनों के लिए भी सीआरयू अंकों को ईआईपी में शामिल किया जाएगा। तो शायद मेरे ख्याल से 7 से 12 दिन तक ईआईपी के अंदर सीआरयू अंक शामिल होंगे यूजी पे बैक ऑफिस उद्घाटन के बाद, और उसके बाद ये सीआरयू अंक देना हम बंद कर देंगे, और केवल जो आपकी खरीद है वो आप केवल मंच से कर पाएंगे। तो आइए अब हम आपके कुछ प्रश्न उत्तर की ओर गौर फरमाते हैं। आपका कोई भी सवाल हो, क्या क्या कोई टेबल आप मुझे प्रदान कर रहे हैं जिसके अंदर सभी सवाल हों और मैं उनके जवाब दे सकूं? जी हाँ, कुछ क्षणों का हमें हमारे साथ इंतजार बनाए रखें। कोई बोल रहा है कि रूसी कक्ष के अंदर ध्वनि नहीं आ रही, क्या ये सच है? देखिए, अगर आपको ध्वनि नहीं आ रही है तो आप कृपया करके अपना इंटरनेट देखें, क्योंकि हमारे ओर से सब कुछ बढ़िया है। तो कोई व्यक्ति बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम जो होगा वो वीजा मास्टर कार्ड के साथ होगा या हमारे कार्ड से होगा? जी हाँ, हमारे खुद के ब्रांडेड मास्टर कार्ड्स होगा, और हम उससे भुगतान प्रणाली शुरू करेंगे, और आने वाले 3 या 4 महीने में वीजा भी हम शुरू करेंगे, तो आप वीजा और मास्टर कार्ड दोनों से भुगतान कर पाएंगे, और फिर वहां पे यूनियन पे भी शामिल करेंगे आने वाले 6 महीना में। लेकिन ये सभी जो मास्टर कार्ड है ये पहले ब्रांडेड होंगे, और ये ग्लोबल यूनिट पे होंगे। और इसके लिए कम से कम 3 श्रेणियां हैं कार्ड के। एक तो जो सामान्य कार्ड है, और जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें कुछ सीमाएं होंगी जिसके बारे में हम आगे घोषणा करेंगे। मेरे ख्याल से जनवरी की शुरुआत में हम लोग एक वेबिनार आयोजित करेंगे, और वहां पे आप ये जान पाएंगे कि किन किन कार्ड को आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर हमारा एक गोल्ड कार्ड होगा जिसमें बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, और फिर एक अनन्य कार्ड होगा यानी एलीट कार्ड होगा जो कि मेटल का बना होगा, धातु का। और लोग जिनके छोटे छोटे बोनस हैं उन्हें स्टैंडर्ड कार्ड प्राप्त होंगे जिसकी कीमत लगभग
€26 और एनुअल यानी वार्षिक शुल्क भी उसमें शामिल होगा। तो अगर आप यूरोपियन हैं, तो आप एक कम जोखिम वाले ग्राहक होंगे और मेरे ख्याल से केवल आपको उसके लिए एक ही टैरिफ का भुगतान करना होगा। और अगर आप मध्य जोखिम के अंदर होंगे तो आपको दूसरा टैरिफ दिया जाएगा। तो भारत, रूस और ये इस प्रकार से जो देश हैं उन्हें सबसे ज़्यादा टैरिफ का भुगतान करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है लगभग 45 से €50 का शुल्क आपको देना होगा। और जो गोल्ड कार्ड है उसके अंदर शायद 20 से €250 का भुगतान है, शुल्क है जो लिया जाएगा। और जिसमें बहुत सारी क्षमताएं हैं उसकी कार्य क्षमता में, जो कि बिल्कुल असीमित है। और जो एलीट कार्ड है उसके अंदर 500 या €800 तक उसका शुल्क होगा, जिसके अंदर प्रायोरिटी पास होगा। और ये इंश्योरेंस पॉलिसी भी होगी और ये उन लोगों के लिए होगा जो लोग हवाई उड़ान भरते हैं। और उसके अंदर भी कोई सीमाएं नहीं होंगी। आप विड्रॉ कर पाएंगे कम से कम $1 लाख प्रति माह। आप ट्रांसफर भी कर पाएंगे $1 मिलियन को, और इसमें कोई भी कमीशन आपसे लिया नहीं जाएगा। तो ये सभी जो जानकारी है कार्ड के बारे में, ये जनवरी की शुरुआत में इसको छाप दिया जाएगा। और ये जो कार्ड्स हैं इसको 10 जनवरी के बाद में जारी किया जाएगा। तो उसमें बिल्कुल भी कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो कृपया करके आप लोग जो भी समाचार हैं उसमें ज़रूर ध्यान दें। जो भी क्रिप्टो करेंसी या यूएसडीटी है उसमें कुछ दिक्कत है यूनाइटेड स्टेट्स में, और हम लोग यूएसडीटी का उपयोग करेंगे, लेकिन सटीक रूप से नहीं, क्योंकि टेथर ही केवल एक स्टेबल कॉइन नहीं है, वहाँ पे यूएसडीसी भी है। और ये जो दिक्कत है यूएस कार्यालय से, ये करीब 6 महीना से ये दिक्कत चल रही है। और हम सभी उसके बारे में जानकारी, हमें पता है इसके बारे में। तो पर फिर भी हम आपको ये कहेंगे कि ये सभी दिक्कत जो है ये नियंत्रण में है, ये कंट्रोल में है। आप लोग अभी भी शी कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए यूगेन शी कार्ड से लाख गुना बेहतर है और शी कार्ड से बेहतरीन कार्य क्षमता आपको प्रदान करता है। किसी ने कहा नमस्कार, हमारा जो पोर्टफोलियो है वो संतुलित नहीं है, तो क्यों नहीं हम जो निवेशक का पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी में या फॉरेक्स के अंदर क्यों नहीं निवेश करते हैं जोखिम प्रबंधन के साथ, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक आय का क्षेत्र हो सकता है। तो ये अलेक्जेंडर ने ये सवाल पूछा है। देखिए मेरे पास उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अनुभव है। आपको ध्यान है मैंने आपको तरलता के बारे में बोला था। दुर्भाग्य से बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनके पास तरलता नहीं है फॉरेन करेंसी में। और जो पैसा जो हमारे पास अभी है, अगर हम उसको लेके क्रिप्टो करेंसी में चले जाते हैं तो क्रिप्टो करेंसी एकदम से नीचे गिर जाएगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में 1 मिलियन डाल देते हैं ना, तो बस कहानी खत्म है वहां पे। और जहां तक फॉरेक्स एक्सचेंज की बात करेंगे आप, तो मैं जानता हूँ कि फॉरेक्स एक्सचेंज भी कैसे काम करता है, और मैं जानता हूँ कि कैसे बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं। मुझे पता है कि मैं एक ट्रेडर के रूप में मैंने 2 सालों में काफी पैसा वहां से कमाया। मैंने खरीदा और मैन्युअली भी उसको ट्रेड किया, और फिर मुझे टुकड़ों टुकड़ों में उसको विड्रॉ करना पड़ा ताकि मैं ब्लॉक ना हो जाऊं। तो ये केवल ना एक भ्रम है आपका कि आपको यहाँ पे पैसा लगा के बहुत ज्यादा कमाने का मौका मिलेगा। जी नहीं। केवल आपको जो विड्रॉल और फंड में दिक्कत ना आए, और ऐसी जगह पे अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वो स्टॉक का इलाका है। और हमारे पास फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग रणनीति भी है जो हमने बनाई है, लेकिन ये डे ट्रेडिंग है। और इसीलिए हमारे को एक टीम तैयार करनी होगी ट्रेडर्स की, और वो सभी जो हैं वो काम करेंगे डे ट्रेडिंग में। डे ट्रेडिंग में आप 0.3 से 13% प्रतिदिन कमा सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो और फॉरेक्स में जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज्यादा है। और जब आप कहते हैं जोखिम का प्रबंधन, तो इन क्षेत्रों में वो काम नहीं करता है जी। तो आइए मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण अगर दूं कि हम क्या बनना चाहते हैं। अब कल्पना करिए कि अ, कई ऐसे लोग हैं जो बेट करते हैं स्पोर्ट्स में।
कई लोग हैं जो एक टीम पे बेट लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, कोई दूसरे पे सट्टा लगाते हैं। इसी तरह से ट्रेडर होते हैं, वो लोग एक टिकट पे सट्टा लगाते हैं और एक मैच देखने के लिए। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो फैन होते हैं, वो पैसे का भुगतान करते हैं मैच को देखने के लिए। और कई ऐसे भी स्टेडियम के मालिक हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी टीम जीते कौन सी टीम हारी, जो स्टेडियम का मालिक है वो हमेशा विजेता बनता है। और हम इसीलिए फुटबॉल प्लेयर या स्पेक्टेटर नहीं बनना चाहते, हम लोग स्टेडियम के मालिक बनना चाहते हैं, हम बैटिंग एजेंसी बनना चाहते हैं। और इसीलिए लोगों को लोग कहीं अपना पैसा ना गवा दें, इसके लिए हम एक योग्यता की प्रक्रिया भी निर्माण करेंगे। और इसमें हमें आमंत्रण नहीं करना है थर्ड पार्टी ब्रोकर को, क्योंकि देखिए हम अपने खुद का ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का निर्माण करने जा रहे हैं, हम अपने खुद का फुटबॉल फील्ड का निर्माण कर रहे हैं। और हम वहीं से जो लाभ है वो हमारे सभी शेयर धारकों को प्रदान करेंगे, सभी लाभ को। और मैं इसी को तो गारंटेड स्तोत्र बोलता हूं आय का। तो आइए अब यहाँ पे थोड़ी तुलना करते हैं। हम 10 मिलियन को उपहार में दे रहे हैं और फोरेक्स के अंदर ट्रेड करना शुरू करें, तो आप कह रहे हैं कि जोखिम प्रबंधन वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए जो जोखिम प्रबंधन है वो लाभ कमाने के लिए होता है ना। लेकिन जो बाजार है उसमें काफी उतार चढ़ाव होता है, वो एक छलने वाली चीज है। और मुझे पता है कि आप बस लॉसेस को रोक के प्रॉफिट को उठा लें, नहीं, वो हमेशा नहीं हो पाता। और जब मैंने उसके लिए एक योजना बनाई और जब मैं उस योजना तक पहुंच जाऊं तो मैं रुक जाता हूँ। तो 5 से 10% मैं अपने कैपिटल का ट्रेड करता हूँ, और अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं इसको किसी तरीके से इक्वलाइज करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं एक नकारात्मकता के जोन में ना जाऊं। खास करके जब लिवरेज है उसका उपयोग आप जब करते हैं तो उस स्थिति में हो सकता है कि आप सब कुछ गवा बैठे। तो इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। अब कल्पना करें कि कोई ऐसी कंपनी है जो आपको सुनिश्चित करे कि हम आपको तरलता देंगे और हम एक गारंटेड आय वहां से कमाएंगे, क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां पे हम सस्ते में खरीदें और महंगे में बेचें, और साथ ही हम कमीशन शुल्क भी वहां से ले सकें सभी लेन देन पर। तो अलेक्जेंडर, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बेहतर है कि आप गारंटेड 1% करें, कमाएं एक दिन में, या शायद ½ % कमाएं एक दिन में, या आप जोखिम प्रबंधन के अंदर ही बस खिलवाड़ करते रहें, खेलते रहें और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से कमाएं। देखिए आप बड़ी आय तो कमा सकते हैं वहां से फॉरेक्स से, लेकिन आपको बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। तो देखिए मेरा चुनाव जाता है एक स्थिर आय में, चाहे वो कमी मैं क्यों ना पा रहा हूं। और मैं गारंटेड रिटर्न प्राप्त करना चाहता हूं, ताकि जो गारंटेड रिटर्न है वो सभी मेरे शेयर धारकों में मैं आवंटित कर सकूं, बांट सकूं। ये मेरी इच्छा है। तो क्या आप हमें थोड़ा सा और विस्तार जवाब दे सकते हैं ब्लॉकचेन पे? मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी विस्तार में पहले ही बता दिया है। तो किसी ने कहा देखिए हमारे पास केवल एक व्यक्ति है जो हम फंड एक्टिविटी में काम कर रहा है, एक्सचेंज में काम कर रहा है। नहीं जी नहीं, पूरी टीम काम कर रही है जी हमारी वहाँ। और हमारे पास वहाँ हैरन अरुण है और पूरी टीम है ट्रेडर्स की जो अमेरिकन मार्केट में काम कर रही है, और जिसमें से कुछ पैसा जो है भारत बाजार में और अमेरिकन बाजार में लगाया जाएगा। और कई ऐसे ट्रेडर हैं जिनकी दिलचस्पी है हमारे साथ संगठन करने में, और वो हमारे निवेशक बनना चाहते हैं, और वो हमारी संपत्ति का प्रबंधन करना चाहते हैं ट्रेडिंग के माध्यम से। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक शब्द है डे ट्रेडिंग, और उसके तहत आपको 1% या 2% का नुकसान हो सकता है, लेकिन वो बर्दाश्त करने योग्य जोखिम है। लेकिन फिर भी आप 2% तक कमा भी सकते हैं वहां से। और बजाय इसके कि आप $1 मिलियन किसी एक ट्रेडर को दे दें, उसके बजाय आप $1 लाख किसी और को, किसी और ट्रेडर को दे सकते हैं। तो कुछ उसमें से पैसा कमाएंगे, लाभ कमाएंगे, कई उसमें से नुकसान करेंगे, और हो सकता है कि ये बराबर की मात्रा में पड़े। तो ये 0.5 से 1.5% प्रतिदिन के हिसाब से पड़े।
तो देखिए नहीं, हमारे पास केवल एक एक बंदा नहीं है जो काम कर रहा है, बल्कि हाँ, एक व्यक्ति है जो रूस में काम कर रहे हैं। हमने उसे एक विशेष कार्य दिया है और हमने उन्हें बोला है कि आप अपनी टीम का निर्माण करें, लेकिन एक व्यक्ति केवल रूस में काम कर रहा है और वो भी बहुत कम समय के लिए कर रहा है। तो किसी ने कहा कि स्टॉक के साथ काम करना एक अलग ही स्थिति है। देखिए, मैं नहीं जानता आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो चलिए मैं आपको अपनी स्टॉक मार्केट रणनीति समझाना चाहूँगा, जो कि बेहतर है आपको समझाना, क्योंकि हम खरीद कर रहे हैं उपकरणों का अलग-अलग बाज़ारों से और हम विविधीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हम ये देखना चाहेंगे कि अब इसमें होगा क्या? जैसे कि हमने ये देखा कि जो डॉलर है, उसमें वृद्धि हुई रूसी रूबल के बराबर की तुलना में। जैसे 78 डॉलर में अगर उसकी वृद्धि होती है और हमारे पास $120 की आय है, उस अंतर में अगर हम कमा लेते हैं और अगर आप ये जानते हैं कि तकनीकी मूल्यांकन का कैसे उपयोग करना है, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड भी होगा, नीचे की ओर ढलान भी होगी, तो आपको इंतज़ार करना है इससे पहले कि नीचे की ओर बाज़ार ढलान में जाए, उससे पहले आपको अपना लाभ बाहर निकालना है ना? तो फिर आप इंतज़ार करते हैं, अच्छा ठीक है अब ढलान में जाए और फिर आप ढलान के शुल्क में पैसा कमाते हैं और फिर दोबारा इंतज़ार करते हैं, अच्छा ये कब ऊपर चढ़ेगा और फिर मैं बेचूँगा, उससे लाभ कमाऊँगा। और इसे कहते हैं स्टॉक मार्केट प्रॉफ़िट है। जैसे हमने यही किया ज़ूम में, हमने इंतज़ार किया, पहले हमने ज़ूम के स्थिति में खरीदा, फिर हमने इंतज़ार किया कि वो बड़ा होगा और फिर हमने इसका जो शुल्क है उसे लॉक किया और फिर जब उसका ज़ूम का प्राइस गिरा तो हमने और खरीदा और देखिए अब ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि फिलहाल हमारे पास 2005 शेयर्स हैं ज़ूम के, तो बजाय इसके कि हम बेचें, हम ज़्यादा खरीद सकते हैं अंतर के आधार पे और इसमें हमें 10 से 20% और शेयर प्राप्त हो सकते हैं साल के अंत में और मेरे ख्याल से ज़ूम थोड़े से ढलान के बाद और ज़्यादा वृद्धि करी उसने और ऐसा ही तो टेस्ला ने भी किया। जैसे जो पहला टेस्ला ग्रुप है वो 15% में उसमें वृद्धि हुई और गैज़प्रॉम शेयर्स में भी जो गैज़प्रॉम है उन्होंने 12% वृद्धि दिखाई केवल 2 सप्ताह में। और यहाँ पे अगर सुधार करें तो जो हम बाहर निकल जाएँ यहाँ से तो गैज़प्रॉम जो है वो ज़्यादा नीचे जब रेट गिरे तो वो वहाँ से खरीद सकते हैं और जब उनका ऊपर माँग बढ़े तब हम उनसे लाभ कमा सकते हैं। अब जैसे कि हमने ज़ूम को खरीदा जब वो महँगा था और फिर मान लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति में अगर ज़ूम का शुल्क नीचे गिर जाए, पर फिर भी जो ज़ूम है, वो बहुत ही एक विश्वसनीय कंपनी है, एक बढ़िया कंपनी है और कई विश्लेषण हमें क्या दिखाते हैं कि आने वाले समय में इसमें वृद्धि होगी और मान लीजिए कि अगर वो वृद्धि नहीं भी करते, तो भी हमें केवल 10% का ही तो घाटा होगा। तो जो तरल संपत्ति अगर हमारे पास है, ठीक है, तो केवल इसमें हमें 10% का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी ज़ूम एक टुकड़ा है हमारे पोर्टफोलियो का। ये हमारे पूरे पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन केवल एक भाग है। मान लीजिए कि अगर ज़ूम में कोई घाटा हो भी जाए, तो बाकी 90 ऐसे उपकरण हैं हमारे पोर्टफोलियो में जो कि लाभ दिखाएँगे और ज़ूम से होने वाले घाटे को इतना पोर्टफोलियो पे और हमारी संपत्ति पे असर ना देने पाएँगे। और इसके साथ-साथ हम लोग स्टॉक खरीद सकते हैं फॉरेन कंपनी के और रूसी एक्सचेंज में रूसी रूबल के साथ में। मान लीजिए कि अगर उदाहरण के रूप में जो रूबल है अगर उसकी कीमत गिर जाती है, तो भी हम दोनों पैसा कमाएँगे। कैसे? जो वृद्धि होगी शेयर प्राइस में और जो फॉरेन करेंसी का अंतर होगा उससे। तो ये 2 गुनी आय का स्रोत बनेगा। और फिर हम निर्णय ले सकते हैं कि क्या हम इसे बेचना चाहेंगे या इस शुल्क को लॉक करना चाहेंगे। तो देखिए कई लेवरेजेस में अगर घाटा हो भी तो देखिए कई बारी लोग बोलते हैं कि लेवरेज का आप इस्तेमाल करें, प्रस्ताव देते हैं। लेकिन हम तब भी उसका उपयोग तब तक नहीं करते हैं जब तक हम इसके बर्ताव करने के तरीके को ना समझ लें कि कैसा जो फॉरेन करेंसी और स्टॉक है, वो कैसा बर्ताव करेंगे आने वाले समय में।
तो फिलहाल जो डॉलर है वो 73.5 है और ये पहले 73 था। तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर ये रुख में बदलाव आता है, तो फिलहाल हम एक्सचेंज दर के बारे में बात कर रहे हैं डॉलर से, अगर रशियन रूबल एक्सचेंज रेट को देखें, तो मेरे ख्याल से ये भी हमारी रणनीति का ही एक भाग है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हमारा एक ट्रेडिंग स्कूल होगा न्यू ईयर के बाद में, वेस्टर्न मार्केट और ऑस्ट्रेलियन टीम से, और रूसी बाजार में और यूएस बाजार में, और फिर हम विकास करेंगे एक टीम ट्रेडर का, जो कि लो रिस्क रणनीति का उपयोग करेंगे, और इसके बाद कुछ लक्षित संकेतक होंगे, हमारे टारगेट इंडिकेटर होंगे प्रॉफिट रेट को लेके, जो भविष्य में वो दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 से 1.5% का लॉस हो भी सकता है, लेकिन आप इसको घाटा नहीं बोलेंगे। घाटा तब होता है जब आप कोई शेयर को खरीदते हैं और फिर शेयर का दर कम हो जाता है, और फिर आप उसे बेच देते हैं, तो तभी आपको नुकसान होता है। लेकिन अगर शेयर नेगेटिव में चला जाए और आप बेचें, तो जरूरी नहीं है कि वो घाटा हो, क्योंकि जो शेयर्स हैं वो उल्टा भी रुख बदल सकते हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि आप अनलॉकिंग कब शुरू करेंगे? देखिए, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या आप बोनस सीआरयू के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि लॉकिंग प्रक्रिया तो पहले से ही शुरू हो गई है। तो अगर आप बोनस सीआरयू के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको मार्केटिंग प्लान के तहत प्राप्त होता है, तो जो अनलॉकिंग प्रोसेस है वो अभी से काफी समय से चालू है, और आप इसे, हो सकता है आपने इसे स्टेक किया हो, जिसकी वजह से आप उस तक पहुंच नहीं बना पा रहे। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि जब हम ब्लॉकचेन पे जाएंगे, तब आप इसको दोबारा से लॉक कर पाएंगे। और 2.5 या 8%, देखिए जो अनलॉकिंग प्रक्रिया है वो बिल्कुल अभी चालू है। तो क्या स्काईवे निवेशकों को भी बोनस सीआरयू अंक प्राप्त होंगे? जी जी, बिल्कुल प्राप्त होंगे। जो तालिका है उसका हमने निर्माण कर लिया है, पूरी स्प्रेडशीट का निर्माण कर लिया, और बहुत शीघ्र हम घोषणा करेंगे समाचार के बारे में कि कितने और कौन कौन प्राप्त करने जा रहे हैं सीआरयू अंकों को, अगर आप स्काईवे धारक थे तो मैं और फटाफट से आपके सवालों को देख लूं। एंड्रे, कृपया करके आप काम करें अपनी अपनी सार्वजनिक रूप से बोलने के कौशल पे। हो सकता है कि जो आपके स्पीकर हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं तो बहुत बेहतरीन रूप से बात कर रहा हूँ आप सबसे, और मेरी वाक्पटुता अच्छी है। तो कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो बोनस हैं, क्या वो अर्जित किए गए हैं पिछला महीना? जी मेरे जी हाँ, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल हुए हैं, और मैं उनसे तुरंत अभी पूछ लेता हूँ, क्योंकि जो बोनस है वो पहले से ही आवंटित कर दिए गए हैं, सभी में अर्जित किए गए हैं, सभी लोगों ने उसे प्राप्त किया है। तो जी हाँ, अब मैं अंग्रेजी कक्ष से आप सभी के सवाल देखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सभी सवालों का जवाब दे दिया है। एंड्रे, आपके पास अपना फॉर्म है व्हाट्सएप में, तो सभी जो सवाल हैं वो उसी फॉर्म में डाले गए हैं, आप कृपया करके देख लीजिए। तो किसी ने कहा है कि हमने 3 ब्रोकरेज लाइसेंस को खरीदा है। नहीं जी, हमने पैसे पैसा दिया फ्री ब्रोकरेज लाइसेंस खरीदने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि जो एंटिटी है जिनके साथ हमारा अनुबंध था, उनको अभी टटोला जा रहा है,
और हमें ये लगता है कि वो काफ़ी एक शंकाजनक व्यक्ति था। और 7 बिलियन की कीमत की संपत्ति ही थी उसके पास, और वो सब जब्त कर ली जाएगी और जितना भी पैसा है हमारे पास वापस हमें दे दिया जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने बैंक को खरीदा। हमारे पैसे का उपयोग करके उसने 3 ब्रोकरेज कंपनियों को खरीदा, और फिर उसके बाद उसने आईपीओ भी उद्घाटन किया, लेकिन वो मानक लेकिन जो आईपीओ नहीं है। आईपीओ था वो मानक नहीं था और बहुत अच्छे स्तर का नहीं था। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आईपीओ होता है, वो कुछ आईपीओ जो कंपनी के जो आईपीओ होते हैं वो कभी कभी बहुत अच्छे नहीं होते। कुछ कंपनियों के आईपीओ अच्छे भी होते हैं और जब हम लोग या तो अब हमारे पास ये होगा कि हम लोगों ने जितना निवेश किया होता है उससे दुगना हमें वापस मिलता है। तो या तो हमें 7 मिलियन वापस मिलेगा या फिर पूरी जो ब्रोकरेज कंपनी उन्होंने खरीदी है उसकी पूर्ण रूप से जो शेयर होल्डिंग है वो हमारे नाम पे कर दी जाएगी। तो तो वो अभी इस प्रक्रिया में है और उन्होंने ये कहा है कि वो जैसे ही इस कंपनी को बेच देंगे वो हमें पैसे वापस कर देंगे। लेकिन जो हमारे वकील हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उनका पीछा कर रहे हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अंदेशा है कि या तो हम लोगों को जितना भी हम लोगों ने निवेश किया था उससे दुगना हमें वापस मिलेगा या फिर उस कंपनी का पूर्ण रूप से जो स्टॉक होल्डिंग है वो हमारे नाम पर होगी। तो स्टेकिंग जो है वो एक्सचेंज के बाद होगी या कैसे होगा? देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने एवेंटी स्टेकिंग की है और मार्च में आप लोगों को को अपने जो अ, अर्जित किए हुए अंक हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जब आप एक्सचेंज में जाएंगे तो वो भी यही रहेगा। तो आपको 4% जो है आपके टोकन में इजाफा होगा, बढ़ता जाएगा, जिसको आप क्रिप्टो एक्सचेंज में बेच सकते हैं या उसको दोबारा से उसको स्टेक कर सकते हैं। अगर मैंने पंजीकरण किया है अपने बैक ऑफिस में रशियन पासपोर्ट के साथ, लेकिन क्या मैं एक्सचेंज में यूरोपियन पासपोर्ट के साथ मैं पंजीकरण कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। जो देखिए, हमारे बैक ऑफिस के अंदर हमारी कंपनी ने आपका जो 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 पुष्टि थी वो आपकी की थी। और अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो वो ग्लोबल पास आपका आपकी पुष्टि करेगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है। किस तरह का पासपोर्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये टोकन हैं, वो आपको जो मिलेंगे, वो आपको रूसी पासपोर्ट के ऊपर मिलेंगे। तो आपको हो सकता है कि शायद आपको अपना पासपोर्ट जो है, वो बदलना पड़े। मैं पहले यूक्रेनियन मेरे पास पासपोर्ट था, लेकिन अब मेरे पास रूसी पासपोर्ट है और मैंने अपने बैक ऑफिस में इसको ठीक कर दिया। तो कोई पूछ रहा है कि क्या हमारे पास वित्तीय शिक्षा के लिए वेबिनार्स और सत्र होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग कमीशन देंगे अपने पार्टनर्स को। तो आप लोग जो 35 देशों में जो कि वॉल्यूम के हिसाब से शीर्ष पर आएंगे, उनके लिए ये जरूर सत्र होंगे। तो एंड्रे, आप मुझे ये बताएं कि जो लोग वित्तीय महाशासक हैं, क्या वो आपको महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो आपको अपनी योजनाएं कार्यान्वित करने देंगे? देखिए, बिल्कुल करने देंगे, क्योंकि उनको अब हमारी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कुछ जो ये वित्तीय शासक थे, आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि गद्दाफी जो कि सीरिया में थे, उनको भी पैसे चाहिए होते हैं। तो जो लोग युद्ध में, जैसे कि जो कि फ्रांसीसी लोग हैं, वो जो फ्रांसीसी लोग जो थे, वो फ्रांसीसी सेना जो थी, वो गद्दाफी के विपक्ष में थे। लेकिन अब उन्होंने गद्दाफी के पैसे देने हैं। तो मुझे लगता है कि जो आप
जो वित्तीय शासक की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे से किसी भी तरीके से उनको दिक्कत होगी। और क्योंकि हम पारदर्शी कंपनी है और हम लोग कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं और जो भी नियम, कानूनी नियम और शर्तें हैं, उनका हम पालन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे ऊपर उँगली भी उठा सकते हैं और जो हम करना चाहते हैं, वो हम करके ही रहेंगे। तो हम लोग किसी भी नियम को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं या कुछ भी जो है वो गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। और देखिए इन जो शासक हैं, वित्तीय शासक हैं, हम कोई उनका उनका सत्ता नहीं पलटना चाह रहे हैं, बल्कि हम लोग तो बस कार्य करना चाह रहे हैं, व्यवसाय करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि ये जो वित्तीय शासक हैं, वो उस कंपनी के अंदर उनका हिस्सा हो, तो उनसे उनकी जो जो दौलत है वो उनकी बढ़ेगी ही, वो कम नहीं होगी। तो तो ये मुझे लगता है कि ये उसी तरह से होगा कि वो कभी भी अपनी जिस टहनी पे वो बैठेंगे उसको वो काटना नहीं चाहेंगे। कहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो हमारे हैं। देखिए, आप ये जो है जितने भी हमारी परिसंपत्तियां हैं, जो एसेट हैं, वो एक अमेरिकी कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं एक अनुबंध के तौर पर। और जहां पर हम लोग यूरल गोल्ड की बात करते हैं, तो सीआरयू जो है वो एक फाउंडर की तरह नियुक्त किया गया है। तो मैं अपने वकीलों से पूछूंगा कि हम आपको ये सब दस्तावेज और ये अनुबंध जो है आपको कब दिखा सकते हैं। और आपको ये जो दस्तावेज हैं मैं आपको किसी सारांश बैठक में दिखाऊंगा। हमारे पास पिछले मार्च और अप्रैल में मेरे ख्याल से एक सारांश बैठक थी जिसमें मैंने आपको सारे दस्तावेज दिखाए थे जो उस समय थे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये शीर्षक या जो जिस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे। और आप देखेंगे कि हम लोग जो हैं अपनी जितनी भी परिसंपत्ति है उसको एक छतरी के नीचे लेकर आने वाले हैं जो कि सीआरयू कंपनी है। और ये जो कंपनी है वो एक एकल शेयर होल्डर के रूप में काम करेगी। और मैं अपने अपने वकीलों से बात करूंगा कि हम ये दस्तावेज, ये सारे संपूर्ण दस्तावेज आपको कब दिखा सकते हैं। तो अब हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो कि $100 मिलियन हमारी कंपनी में निवेश कर सकती है, निवेश करना चाह रही है। हम उनका सुरक्षा जांच कर रहे हैं, वो हमारी सुरक्षा जांच कर रहे हैं, क्योंकि $100 मिलियन बहुत बड़ी राशि है। और हम लोगों ने जितने भी उनको दस्तावेज दिखाए वो काफी संतुष्ट हुए उससे। और उनके जो कुछ प्रश्न थे हमने उनके उत्तर दिए हैं। तो स्काईवाइज शेयर्स का क्या होगा? देखिए, जो स्काईवाइज शेयर्स जो हैं वो आपके हैं। और जब स्काईवे जो है वो जब मार्केट में जाएगी, आईपीओ होगा, तो वो आपके नाम के ऊपर आएंगे और उसको आप जैसे चाहें आप उनको बेच सकते हैं। पर ये तभी हो पाएगा जब वो आईपीओ लेके या वो मार्केट में वो उतरे। तो एक और प्रश्न आ रहा है स्पेनिश कक्ष से। मेरे पास एक प्रश्न है बोनस के भुगतान के लिए और जो डिविडेंड है। और तो क्या आप दोनों दे रहे हैं या आप एक ही दे रहे हैं? देखिए, जो $500 मिलियन जो आपको आपको जो वैलेंटाइन ने बताए थे उसको हमने 29 बिलियन टोकन से अगर हम उसको विभाजित करें तो हमारे पास 0.0005 सेंट आता है प्रति टोकन के हिसाब से। तो अगर आपके पास 10,000 टोकन है या 1 मिलियन टोकन है तो आपको $51 मिलेंगे। अगर आपके पास 10 मिलियन टोकन्स हैं तो आपको $510 मिलेंगे, अगर मेरा गणित सही है तो। तो अब हम लोग जो क्या हमारे पास कुछ नियम होंगे नाबालिगों के लिए जिनके पास सीआरयू शेयर्स हैं उनके पोर्टफोलियो के अंदर? क्या वो यूएनटीबी में निवेश कर सकते हैं या यूएनटीबी मिलेंगे? क्या उनको अपने गार्डियन का इस्तेमाल करना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि वो ब्लॉकचेन
ब्लॉकचेन जो वॉलेट है वो तो वो बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर उम्र का कोई भी ऐसा जो शर्त है वो नहीं है। तो यूएनटीपी जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर उनको मिलता है जब आप स्टेकिंग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उम्र का कोई दिक्कत है, अगर अगर वो नाबालिग भी हैं तो कुछ भुगतान प्रणाली के बारे में बताएं जो कि अपने जो अकाउंट्स हैं उनको कई बार वो फ्रीज कर देते हैं। देखिए, कई भुगतान प्रणालियां ऐसी हैं जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर देती हैं। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मैं तीसरी पार्टी के भुगतान सिस्टम के साथ, भुगतान प्रणाली के साथ मैं काम नहीं करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी उसको बंद कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि हम अपनी भुगतान प्रणाली जो है वो बहुत शीघ्र शुरू करें। तो उनके जो एक और बात जो है वो ये भी है कि जो उनके जो डायरेक्टर होते हैं और जो निदेशक होते हैं, तो वो बहुत अच्छे या बहुत संदिग्ध होते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम लोग चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई तीसरी प्रणाली है, तो हम लोगों ने भुगतान अ, तीसरे कंपनी के साथ या तीसरी पार्टी के साथ हमने शुरू किया, थर्ड पार्टी के साथ भुगतान प्रणाली। मैंने उनसे कुछ दस्तावेज मांगे, वो दस्तावेज वो हमें सही तरीके से नहीं दे पाए, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने बैंकिंग प्रणाली में अपना पहचान कैसे बनाई, लेकिन मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे लोग ये ऐसे हैं, थर्ड पार्टी भुगतान प्रणाली ऐसे हैं जो आपके अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, और उसके बाद वो ये आपको कहते हैं कि अगर आपको अपने पैसे चाहिए, अपने ही खुद के पैसे चाहिए, तो आपको हमें कुछ और फीस देनी पड़ेगी। तो मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैंने उनसे पूछा कि आप अपने सीईओ का नाम मुझे बताइए, लेकिन कोई भी इस वित्तीय प्रणाली में कोई भी सीईओ का नाम तक बताना नहीं चाहता। और मैं उनको बोलता हूं कि आप देखिए, हमारी कंपनी के सारे पारदर्शी हैं, आप हमारे पारदर्शी प्रणाली है, आप हमारी कंपनी पारदर्शी है, सभी को सभी के बारे में पता है। तो आप मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपनी भुगतान प्रणाली के साथ आ जाते हैं, हम जो है बहुत ट्रांसपेरेंट और स्वचालित तरीके से काम करते हैं, हम लोग पारदर्शी होते हैं, हम लोग अच्छी सेवाएं देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह की ऐसी वित्तीय कंपनियों की मौत होगी। तो देखिए, बहुत बार मेरे पास संदेश आता है कि आपका अकाउंट जो है वो हम लोग उसका निरीक्षण कर रहे हैं, और मुझे याद है कि हमारी हमारी कंपनी के अकाउंट को उन्होंने 540 दिन के लिए बंद कर दिया था। और अब और मैंने उनको बोला कि जब हम लोगों ने पंजीकरण किया था तब आपने हमें कुछ नहीं बोला कि हम जो है एक एमएलएम है, और उसी वजह से आप हमारा अकाउंट बंद कर रहे हैं। अब आज आपको हमारे $1 मिलियन देने हैं, तो आपको याद आ रहा है कि हम एक एमएलएम है। ये तो बहुत गलत बात है। तो मैंने देखिए, तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो दोस्तों, हम लोग ऐसी कोई गलतियां दोबारा नहीं करना चाहती हैं, और इसीलिए हम लोग अपना खुद का भुगतान प्रणाली शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हम तीसरी पार्टी या थर्ड पार्टी के साथ हम लोग नहीं करना चाहते। हम लोग कोलंबिया, अर्जेंटीना में फ्रेंचाइज प्रणाली या सहबद्ध एजू कैफे के लिए कैसे लेके आ सकते हैं। देखिए, इस समय तो हम लोग कोई भी सहबद्ध या फ्रेंचाइजी नहीं ढूंढ रहे हैं। हम लोग इस समय जो ये एजू कैफे हैं वो खुद चलाएंगे, और हम लोग शायद एजू कैफे के लिए एसटीओ या सिक्योरिटी टोकन चालू करेंगे। तो उसके लिए आपको फ्रेंचाइजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कोलंबिया और अर्जेंटीना के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प है कि आप रेस्टोरेंट के लिए एसटीओ निकालें और एसटीओ आप खरीद लें। तो आप जो भी रेस्टोरेंट का मुनाफा होगा वो आपके पास आएगा ही आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप फ्रेंचाइजी बनते हैं और आप मुनाफा नहीं कमा पाते हैं, तो ये एक बहुत ही नकारात्मक तरह का एक अनुभव होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक एसटीओ लेना ज्यादा बेहतर विकल्प है।
और अगर अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब तक 3,000 रेस्टोरेंट हमारे एड्यू कैफे होंगे, तब तक तो हम कोई भी फ्रेंचाइजी देने का विकल्प नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर भी हम फ्रेंचाइजी का विकल्प तो नहीं देखेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा एड्यू कैफे हमारे होंगे और उतनी ज्यादा हमारा पूंजीकरण होगा। तो अब देखते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न हैं जो आ रहे हैं। किसी ने ये लिखा है कि मेरी टीम में लोगों में सिर्फ कुछ ही सीआरयू मिले हैं बोनस बतौर। तो उनका क्या होगा अगर वो सीआरयू पॉइंट्स क्या वो खो देंगे? मुझे नहीं पता वो क्यों खो देंगे। अगर उनके पास 350 सीआरयू आए हैं और वो जब वो ब्लॉकचेन में जाएंगे तो वो सिर्फ एक बटन दबाएंगे और उसके बाद वो अपना बटन दबाएंगे, वॉलेट खोलेंगे और उसके बाद जो भी है वो उन्हीं का है। और तो लोग पूछ रहे हैं कि जो टोकन ब्लॉक्ड हैं उनका क्या करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। जो टोकन ब्लॉक हैं मैं उनको डब्ल्यू सी आर यू में परिवर्तित कर लूंगा, क्योंकि जो डब्ल्यू सी आर यू है वो एक सिक्योरिटी टोकन है जो कि 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर उसकी अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वो एक्सचेंज के ऊपर उसको आप खरीद फिरौत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो जो अनलॉक सीआरयू हैं उनको मैं स्टेक करूंगा और कुछ को मैं अपनी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो हो सकता है कि मैं ट्रेडिंग से कुछ पैसा कमा पाऊं। तो जब हमारी आंतरिक एक्सचेंज थी और हम लोगों ने ट्रेडिंग की थी तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग चल रही थी और लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने 10 सेंट्स में खरीदा और उन्होंने $1,000 के 10 सेंट्स के खरीदे और एक हफ्ते के अंदर उन्होंने $1,500 पे वो बेच दिए। तो $500 उन्होंने उन्होंने एक हफ्ते में $500 कमा लिए। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग काफी अभिन्न अंग है हमारी पोर्टफोलियो का, मेरे पोर्टफोलियो का। तो 80% जो अनस्टेकिंग है वो अप्रैल से शुरू हो जाएगी, आपने बोला है। देखिए 30 मार्च को जैसा हमने बोला कि जैसे ही हम ब्लॉकचेन के ऊपर जाएंगे और वहां पर हम स्टेकिंग कर पाएंगे और इस स्टेकिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए कि हम लोगों ने सिर्फ 3 बिलियन टोकन को ही अलग रखा है स्टेकिंग के लिए। तो अगर आप ये पहले आए पहले पाए के हिसाब से, तो जब तक 3 बिलियन टोकन जो है वो रहेंगे तब तक आप स्टेकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। तो क्या हम लोग गोल्ड कार्ड भी ले सकते हैं इसके ऊपर? जी हाँ, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि मूल्य कितना होगा सीआरयू का? देखिए मैंने आपको अपनी योजना दिखाई थी पिछली मीटिंग के अंदर कि सीआरयू के साथ क्या क्या होगा। तो मुझे मैं माफी चाहूंगा कि 1 डेढ़ महीने का जो है वो देरी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल के अंत तक $10 से $15 तक का सीआरयू होगा। मुझे देखने दीजिए, ये मैंने पिछली अपनी प्रस्तुति में आपको दिखाया था, ये कहीं होगा मेरे पास। और मैं आपको कुछ दिखाऊंगा कि मील पत्थर जो हमने प्राप्त किए हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ। मैंने जो हमारे जो योजनाएँ थी उसके हिसाब से हमारा जो अनुमान है वो $10 से $15 का मूल्य ज़रूर प्राप्त होगा क्रू का। लेकिन हमने 1 डेढ़ महीने देरी से चल रहे हैं तो उसको फिर से हम लोगों को उसकी गणना करनी पड़ेगी। तो अब अगर मैं ये देखूं तो मुझे लगता है कि पहले ये 40 सेंट्स का होगा, 50 सेंट्स जो है वो 1 जनवरी तक हो जाना चाहिए था और 1 फरवरी को ये $1 तक पहुंच जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि इसकी पुनः गणना करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग 1.5 महीने देरी से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग शुरू करेंगे कि कब हम अपना एक्सचेंज शुरू करते हैं और कब हम लॉन्च करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो $15 का जो मूल्य है, अगर हम लोग
23 नवंबर को लॉन्च करते हैं, तो ये सारी की सारी गणना उस हिसाब से हो रही है। तो अगर हम 2 महीने देरी से चलते हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं 2 महीने देरी के बाद से आपको दिखाई देंगी। चलिए और देखते हैं कि अगर कोई और प्रश्न है तो, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो दिख रहे हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो ईआईपी का भुगतान करने के लिए टॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भुगतान के लिए लोग जो है अपने अकाउंट से अपने व्यक्तिगत अकाउंट में नहीं कर पा रहे हैं। देखिए देखिए आप को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप इस समय तो कोई भुगतान के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है भुगतान प्रणाली में। आप क्रिप्टो करेंसी में अपना अपना भुगतान ले सकते हैं और उसके बाद अपने अकाउंट में डाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपको ये क्रिप्टो करेंसी के साथ काम करना शुरू करना ही पड़ेगा। तो तो अब क्या होगा जब सीआरयू जो है वो डब्ल्यूसीआरयू में परिवर्तित होगा? तो सीआरयू जल जाएंगे, बिल्कुल उनको जला दिया जाएगा। जो सीआरयू जो है वो एक ऐसे वॉलेट में चले जाएंगे जहां पर जाकर वो निष्क्रिय हो जाएंगे। और जो सीआरयू हैं वो वाकई में उनको टेक्नोलॉजी में कहें तो जला दिया जाएगा। और ये अच्छा है, क्योंकि जितने सीआरयू कम होंगे उतना उनका मूल्य जो है वो बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर जब 100 मिलियन या 500 मिलियन सीआरयू ही बचेंगे, तो उस समय सीआरयू का जो मूल्य है और जो एक्सचेंज है वो काफी अच्छा सक्रिय रूप से चलेगा, और उसकी जो आपूर्ति है वो काफी कम हो जाएगी। तो मांग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हम लोग कब तक अपने कार्ड का की शुरुआत कर पाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोगों ने अपने पिछले भुगतान प्रणाली के साथ काम करना बंद कर दिया है। और हम लोग नहीं चाहते कि हमारे पैसे वो रखें। अगर आप चाहते हैं कि मिलियन या $2 मिलियन नए साल से पहले वो हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दें, तो आप मुझे बताएं। और आपने बोला कि 2 बिलियन सीआरयू जो हैं उनको आवंटित किया जाएगा, वो स्विग के ग्राहकों को मिलेगा। तो देखिए, जो लोग स्विग के जो सहमालिक थे और जो वीआईपी क्लब के सदस्य बन गए थे, तो 2 बिलियन में से उनमें से 3 मिलियन जो है वो ही उसका आवंटन किया जाएगा। तो मैंने बोला कि आपको 3 मिलियन की जगह 5 मिलियन जो है वो स्विग में जो थे उनको आवंटित किया जाए। तो 1.5 बिलियन जो है वो स्टेकिंग में जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शर्तों को पूरा नहीं किया था। तो 3 बिलियन की जगह 4.5 बिलियन का एक पूल बनेगा, और ये स्टेकिंग का आपको पुरस्कार मिलेगा। तो दोस्तों, काफी वक्त हो चुका है। बहुत सारे देशों में हम लोग शायद मध्य रात्रि से ऊपर जा चुके हैं। और कोई कह रहा है कि सीआरयू की खूबसूरती क्या है अगर उसमें हम स्टेकिंग नहीं कर पाएंगे? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इथेरियम और बिटकॉइन की क्या खूबसूरती है आज की तारीख में, और वही सीआरयू की है। तो ये अच्छा होगा जब आप जब अपना सीआरयू किसी भी समय आप डब्ल्यूसीआरयू में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप प्रॉफी बोनस प्राप्त कर सकते हैं। और 3 साल के अंदर आपका कोई कोई लॉयल्टी प्रोग्राम या निष्ठा कार्यक्रम तो नहीं चल रहा होगा, लेकिन प्रॉफी बोनस का कार्यक्रम तो चल रहा होगा। तो सीआरयू उस समय जो है एक यूटिलिटी टोकन की तरह काम करेगा, जो कि जिसका लेन देन जो है वो एक्सचेंज के ऊपर होगा। और उसको आप हमेशा आप डब्ल्यूसीआरयू में परिवर्तित कर ही सकते हैं। तो तो अगर आप अगर 540 दिन निकल चुके हैं, और अगर आपके पास कुछ जो आप के पैसे आने थे वो नहीं आए हैं, तो आप सपोर्ट से बात करें,
क्योंकि जो अनलॉक्ड सीआरयू हैं, जितने भी अनलॉक्ड सीआरयू हैं, वो सभी को हम लोगों ने अर्जित कर लिया है। और अगर वो अभी तक नहीं आपके अकाउंट में आए हैं, तो आप सपोर्ट टीम के पास जाएं और अपना लॉगिन बताएं। और आप एक चीज और ध्यान रखें कि 540 दिन की अगर मैं बात करूं, तो जो अक्रूवल है या जो अर्जन है, वो पहली मई को हुआ मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत। तो मुझे लगता है कि 30 मार्च नहीं, बल्कि पहले मई से शुरुआत हुई, 30 मार्च से नहीं, पहले मई से शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर जो पहली मई है, वहां पर क्रू जो है वो अर्जित हुए थे। तो मुझे लगता है कि अगर मई के आसपास आपको मिलना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि 540 दिन निकल चुके हैं और आपके अकाउंट में अभी तक कुछ नहीं आया है, तो आप सपोर्ट टीम के साथ बात करें। पर मैं कल सपोर्ट टीम के साथ जरूर बात करूंगा। और मैं कल देखूंगा कि ये जो प्रश्न है वो वाकई में उसका जवाब आप लोगों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, इस समय बहुत देर हो चुकी है और मैं आप सभी को अभिवादन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और 29 दिसंबर को हम लोग अंत में, इस साल के अंत में एक वेबिनार करेंगे और आपके साथ बहुत सारी नई जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आपकी जितने भी स्वप्न हैं, आपकी जितनी इच्छाएं हैं, वो आप अगले साल पूर्ण कर सकें। बिल्कुल उनको आप आगे के लिए मत टालें। हम लोग कंपनी बतौर काफी मेहनत कर रहे हैं, और हम अपने अंत से जो हम लोगों ने आपको जो वादा किया है, वो हम पूरा करेंगे, निभाएंगे। और मैं यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी शक्तियों को पहचानें। और इसी के साथ मुझे लगता है कि अगली जो गुप्त बैठक होगी वो 15 जनवरी के आसपास होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।